अध्याय 271 तलवार दाव विशेषज्ञ। इस बार मेंग हाओ का आक्रमण पिछले आक्रमणों से बिल्कुल अलग था। उसने चश्माधारी राजा सांप की प्रेत छवि को अवशोषित कर लिया था और यह आक्रमण स्पष्ट रूप से एक मार्शल कौशल था, कोई साधारण टक्कर नहीं। पृथ्वी राक्षस, पहाड़ खोल रहा समाधि का पत्थर। जैसे ही मेंग हाओ आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक फैल गया। उसका पूरा शरीर एक अतुलनीय रूप से बड़ी लोहे की मुट्ठी जैसा था। शरीर तानाशाह बिजली ड्राइव। अर्जुन ने मेंग हाओ का सामना करने के लिए टायरानिकल बॉडी लाइटनिंग ड्राइव का भी इस्तेमाल किया और एज्योर ड्रैगन समुद्र में चला गया। पेंग! अर्जुन का पूरा शरीर जलने लगा, लोहे की मुट्ठी जैसे मेंग हाओ से टकराने लगा। धमाका! इस भयानक टक्कर के कारण तुरंत ही एक आश्चर्यजनक युआन क्यूई शॉक वेव का विस्फोट हुआ। रिंग के आकार की शॉक वेव तेजी से फैल गई, जिससे मंच पर लड़ रहे मार्शल कलाकारों के पास युआन क्यूई शील्ड्स को खड़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अखाड़े के बीच में जलते हुए अर्जुन और अजेय मेंग हाओ के बीच टक्कर हुई। अर्जुन जल्दी से पीछे हट गया। दूसरी ओर मेंग हाओ एक टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह था, जो उसके पीछे अखाड़े के किनारे पर गिर रहा था। हर कोई हंगामा मचा रहा था। बहुत खुश, मेंग हाओ फिर से खड़ा हो गया। उसने 2 बार खून के बड़े बड़े घूंट खांसे। फिर उसने अपनी नुकीली उंगलियों से अपनी कलाई काट ली। खून अजीब तरह से हवा में बह रहा था। रक्त बलिदान! अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह पहले भी एक बार धधकती आग संप्रदाय के रक्त बलिदान को देख चुका था। आसमान में ताज़ा खून इकट्ठा होकर मेंग हाओ के शरीर पर गिरा। लाल खून की वजह से उसके शरीर पर मौजूद शल्कों का आकार 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। उसने एक बार फिर माउंटेन ओपनिंग टॉम्बस्टोन मार्शल स्किल को सक्रिय किया। इस बार उसका शरीर वास्तव में जलने लगा। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और सूरज की रोशनी की एक पतली किरण उसके हाथ पर पड़ी। तुरंत ही सूरज की रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया। अर्जुन ने मेंग हाओ के अंतिम आक्रमण का सामना किया और बाहर निकल गया। उन दोनों के पास कोई भी चमकदार चाल नहीं थी, वे बस आमने सामने टकरा रहे थे। धमाका! वे दोनों फिर से मैदान के बीच में मिले और उनके दाहिने कंधे एक दूसरे से टकरा गए। इसका आधा भाग आकाश में उठती हुई लपटें थीं और शेष आधा भाग चमक रहा था। मेंग हाओ को ऐसा लगा जैसे वह लोहे के पहाड़ से टकरा गया हो। उसके दाहिने हाथ का ढांचा तुरंत फट गया और टक्कर से उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अर्जुन ने जमीन पर जोर से पैर पटका और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यह किक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और इसने वास्तव में उसके पैर की पूरी सतह को अखाड़े में रौंद दिया। उसने जोर से 3 इंच गहरे पदचिह्न पर कदम रखा। मेंग हाओ को अखाड़े से बाहर कर दिया गया और अर्जुन अखाड़े के बीच में खड़ा था। दर्शकों ने खुशी मनाई और सीटियां बजाईं। मेंग हाओ कमजोर होकर जमीन पर लेटा हुआ था। उसके मुंह से लाल बर्फ की 2 धारियां निकलीं, लेकिन वह अभी भी जोर से हंस रहा था। अर्जुन, इस डैडी को मेरी हार का पूरा यकीन था। इस डैडी ने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। चिंगजियान! अर्जुन ने मेंग हाओ की ओर अपनी मुट्ठियां कसीं और मैदान में चला गया। इस समय 10वें डिवीजन के रेफरी ने घोषणा की, पहले हाफ में 5 मैच खत्म हो गए हैं। 5वें मैच का विजेता अर्जुन। अरे, तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली ताकत कब से आ गई? शेन लिनहाई आगे बढ़ी और अर्जुन की छाती पर मुक्का मारा। क्या तुमने अपने शरीर को खेती के टॉवर में प्रशिक्षित किया था? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि वह मेंग हाओ वास्तव में बहुत मजबूत है। इस बार मैंने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे डर है कि यह सिर्फ ताकत है। फेंग झाओकी के शब्दों ने रहस्य को तोड़ दिया। अर्जुन ने केवल सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया,
लेकिन उसने यह नहीं कहा कि उसने सबसे मजबूत युआन क्यूई और सबसे मजबूत मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अर्जुन एक ताकतवर प्रकार का मार्शल कलाकार नहीं था। सभी लोगों ने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद दोपहर का दूसरा भाग शुरू हुआ। अर्जुन की लड़ाई आज पूरी हो चुकी थी। वह सफलतापूर्वक शीर्ष 100 में प्रवेश कर चुका था, इसलिए वह अन्य लोगों के मैच देखने चला गया। फेंग झाओ की, शेन लिनहाई और जियांग यू के बीच लड़ाई दोपहर में हुई। शेन लिनहाई दोपहर में पहला मैच था। बिना किसी अपवाद के उसने आसानी से लड़ाई जीत ली। उसके बाद मो हाई और ली किंगचुआन ने भी एक के बाद एक मैच लड़े। दुर्लभ तृतीय श्रेणी के संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में एक मैच जीता। हा अर्जुन, हम सफल हुए, मो है और ली किंगचुआन दौड़कर आए और उत्साह से चिल्लाए। शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए बधाई। अब से हम साथी शिष्य होंगे, अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अरे, बस इतना है कि इस बार नेचर सेक्ट में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है कि यह मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुकाबला नहीं होगा, मो हाई ने हंसते हुए कहा। अगर इस अखाड़े की प्रतियोगिता में मेरा सामना किसी कमजोर प्रतिद्वंद्वी से नहीं होता तो शायद मैं हार जाता। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के शीर्ष 100 में प्रवेश करने के बाद उन्हें हाओरन संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया जाएगा। बेशक यह केवल एक पुरस्कार था। आमतौर पर उनकी प्रतिभा और योग्यता के साथ उनके और हाओरन संप्रदाय में प्रवेश के बीच अभी भी एक छोटा सा अंतर था। अर्जुन ने सलाह दी, खुद को कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति संप्रदाय में आने के बाद आप आदिम सूक्ष्म क्यूई सीखने के लिए कृपाण संप्रदाय में जा सकते हैं। इस तकनीक से आप पंख जोड़ने वाले बाघ की तरह होंगे। जहां तक किंग चुआन का सवाल है, वह तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। चलो चले, क्यूई को बुलाने का समय आ गया है। चलो एक नजर डालते हैं। लोगों का समूह अखाड़ा नंबर 2 की ओर चला गया। फेंग झाओ की, प्रकृति के प्रकृति संप्रदाय के जियांग्यांग शिखर, तलवार संप्रदाय के शिष्य स्वर्गीय गुयुआन तृतीय स्तर। इस बीच फेंग झाओ की का प्रतिद्वंद्वी यान फेई था, जो द्वितीय श्रेणी संप्रदाय क्विकसैंड संप्रदाय से 5वें स्तर का मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ था। संयोगवश वे दोनों ही तलवार दाव विशेषज्ञ थे। अर्जुन अभी भी फेंग झाओ की लड़ाई का इंतजार कर रहा था। मैदान पर फेंग झाओ की और यान फेई पहले से ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। दूसरे मैदान के रेफरी ने बस मैच के नियमों को दोहराया और मैच शुरू करने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि आप अपनी तलवार से बहुत शक्तिशाली हैं। यान फेई ने अपनी पीठ पर एक भारी तलवार रखी और फेंग झाओ की ओर चल दिया। भारी तलवार हथेली जितनी चौड़ी, 2 मीटर लंबी और 2 अंगुल मोटी थी। दूसरी ओर फेंग झाओ की तलवार काफी आम थी। 3 अंगुल वाली तलवार की चौड़ाई 1.5 मीटर की लंबाई और तलवार की मोटाई आधी उंगली से भी कम थी। यह यानफी सरल नहीं है। मुझे डर है कि अर्जुन और झाओ क्यूई पहले दौर में सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। लुओ युआन की दौड़ खत्म होने के बाद वह भी लड़ाई देखने के लिए दौड़ा। उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए वे आसानी से जीत गए। हालांकि मेंग हाओ और यान फेई, जिनसे अर्जुन का सामना हुआ था, 2 विशेषज्ञ थे जिन्होंने टीम टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कृपया, फेंग झाओ की ने तलवार अपने हाथों में पकड़ी और उदासीनता से कहा। यान फेई पहले ही फेंग झाओ की के सामने 20 मीटर चल चुका था और बोला, मैंने आपको नाराज कर दिया है। जैसे ही उसने यह बात कही, यान फेई के हाथ में मौजूद विशालकाय तलवार आगे की ओर खिंच गई। मोटी तलवार वास्तव में कई बार टकराई और 5-2 मीटर पतली तलवारों में विभाजित हो गई। लुओ युआन की ने कहा, यान फेई ने पहले कभी इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तलवार एक संयोजन होगी। 5 तलवारों में से यान फेई ने कोर तलवार को बीच में पकड़ रखा था,
जबकि अन्य 4 अजीब युआन क्यूई में लिपटे हुए थे, जो धीरे धीरे कोर तलवार के चारों ओर घूम रहे थे। क्विकसैंड संप्रदाय की युआन क्यूई वास्तव में बहुत अनोखी है, अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। 4 तलवारों के चारों ओर लिपटी युआन क्यूई में बहुत चिपचिपाहट थी। केवल एक विशिष्ट साधना तकनीक के अभ्यास से ही एक मार्शल कलाकार की युआन क्यूई विशेषता में मौलिक परिवर्तन आ सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के यान फेई ने तुरंत अपना हाथ लहराया और फेंग झाओकी पर हमला कर दिया। फेंग झाओकी ने आखिरकार तलवार की मूठ पकड़ ली। उसने अपने बाएं हाथ से म्यान को पकड़ा और अपने दाहिने अंगूठे से मूठ को धीरे से खोला, जिससे इंच तलवार का ब्लेड बाहर आ गया। अध्याय 272 क्विकसैंड। तलवार सभी हथियारों में सबसे अधिक लचीली होनी चाहिए। तलवारों को लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, चौड़ी तलवारें, भारी तलवारें, विशाल तलवारें और नरम तलवारों में विभाजित किया गया था। भारी तलवार और विशाल तलवार के बीच अंतर यह था कि भारी तलवार में कोई धार नहीं होती थी और वह अपनी प्रहारक शक्ति पर अधिक निर्भर करती थी, जबकि विशाल तलवार का उपयोग चाकू के समान होता था। यह कहा जा सकता है कि तलवार जैसे हथियार अधिकांश युद्ध कौशल और चालों के अनुकूल हो सकते थे और उनमें कई विविधताएं थीं। युगों युगों से अनगिनत युद्ध कलाकारों ने तलवार के अद्भुत और अंतहीन उपयोग विकसित किए हैं। कई मार्शल कलाकार अपनी तलवारों का उपयोग करते समय बदलाव करने के लिए अधिक इच्छुक थे तथा दुश्मन को अचंभित करने के लिए तलवार की तकनीक का उपयोग करते थे। जाहिर है, यान फेई इस प्रकार के परिवर्तन चाहने वालों में से थे, लेकिन फेंग झाओकी तलवारदाव में एक पारंपरिक विशेषज्ञ थे। इस समय यान फेई पहले से ही फेंग झाओकी की ओर बढ़ चुका था। उसके हाथ में मुख्य तलवार अचानक से वार कर गई और 4 सहायक तलवारें तुरंत अलग हो गईं और अलग अलग तरीकों से फेंग झाओकी पर हमला किया। 2 लंबी तलवारें बाईं और दाईं ओर फट गईं। फेंग झाओकी के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया और अचानक नीचे वार किया। दोनों लंबी तलवारें अलग हो गईं और ऊपरी तथा निचले रास्तों से हमला करने लगीं। मुख्य तलवार यान फेई के हाथ में थी, जो किसी भी समय फेंग झाओकी के हमले का इंतजार कर रही थी। चारों तलवारों के अलग अलग कोणों का सामना करते हुए फेंग झाओकी ने अपने बाएं पैर से धनुष को आगे बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ ने तलवार की मूठ को तेजी से हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार हिलाया। गति बस बहुत तेज थी। उसी समय यान फेई की 4 तलवारें एक ही समय में जमीन पर गिर गईं। इतनी जल्दी ली किंगचुआन ने ठंडी हवा में सांस ली। वह एक मार्शल आर्टिस्ट भी था जो तलवार चलाता था। वह चौंक गया और बोला, संयुक्त परीक्षा के बाद आपको तलवार चलाने के बारे में झाओ क्यूई से सलाह लेनी चाहिए। फेंग झाओकी ने चारों तलवारों को मार गिराने के बाद अपने बाएं हाथ की म्यान को तुरंत दिशा बदल दी और मूठ को यान फेई पर निशाना बनाया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से फिर से अपनी तलवार खींची। आज तक अर्जुन को याद है कि उसने फेंग झाओकी की तलवार को पूरी तरह से नहीं देखा था। हर बार उसने तलवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। हे, बहुत तेज! यान फेई ने जल्दी से आधा कदम पीछे लिया। उसकी दाहिनी तलवार अचानक झटका खा गई और जमीन पर पड़ी चारों तलवारें अचानक जिंदा हो गईं और उसकी तरफ वापस उड़ गईं। चारों तलवारें यान फेई के चारों ओर तेज गति से घूम रही थीं और टकराव की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों तलवारों ने फेंग झाओकी के लगभग सभी हमलों को रोक दिया, लेकिन केवल एक तलवार थी जो उसे रोक नहीं पाई, जिससे यान फेई की छाती पर एक लंबा, उथला तलवार का घाव हो गया। खून निकलना शुरू हो चुका था। यान फेई ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और उसका शरीर हवा में उछल गया। उसने अपने सिर और पैरों को उल्टा लटकाते हुए फेंग झाओकी पर 3 बार वार किया। 4 तलवारों में से एक तलवार अपने आप घूम गई और एक चक्र में बदल गई जो फेंग झाओकी की ओर बढ़ी। एक लंबी तलवार आसमान से ऊपर उठी और नीचे उतरी, सीधी वार करती हुई।
लंबी तलवार की चमक भयंकर थी, मानो किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया हो और वह सभी कोणों से बेतहाशा वार कर रही हो। आखिरी तलवार नरम हो गई और रेशमी साटन की तरह फेंग झाओकी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कभी कभी यह जांच करने के लिए ऊपर उठती और फेंग झाओकी के शरीर के चारों ओर लपेटने की कोशिश करती। फेंग झाओकी ने अपना सिर नीचे किया और अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद वह यान फेई के पीछे दिखाई दिया और जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार खींच ली। ची! हवा के फटने की आवाज गूंजी और यान फेई सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी पीठ पर हड्डी जितना गहरा तलवार का घाव हो गया। आह! ली किंगचुआन दंग रह गया। उसने अपनी तलवार इतनी जल्दी खींच ली, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे भी बढ़ा। क्विकसैंड! जैसे ही फेंग झाओकी उतरने वाला था और यान फेई पर एक और घातक प्रहार करने वाला था, यान फेई ने अपने चेहरे पर असामान्य रूप से ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया। उन्होंने क्विकसैंड शब्द चिल्लाया, जिससे सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। यह युआन क्यूई में उतार चढ़ाव है। अर्जुन ने तुरंत विसंगति को पहचान लिया। अभी जब यान फेई हवा में था, तो उसने वास्तव में एक अदृश्य युआन क्यूई को हवा में छोड़ दिया था। जब फेंग झाओकी ने यान फेई पर वार किया और फिर से हमला करने वाला था, तो हवा में अदृश्य युआन क्यूई मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ी। फेंग झाओकी के पूरे शरीर पर छलक गई। इसके तुरंत बाद फेंग झाओकी को जमीन पर फेंक दिया गया, जैसे कि उसे अतुलनीय रूप से चिपचिपे घोल की एक बाल्टी के साथ फेंक दिया गया हो। इस प्रकार का युआन क्यू अत्यंत चिपचिपा था और इसकी आश्चर्यजनक चिपचिपाहट के कारण फेंग झाओकी की गतिविधियां बहुत धीमी हो गईं। खासकर जब उसके पैर जमीन पर पड़े, तो चिपचिपा युआन क्यूई वास्तव में अखाड़े के फर्श से चिपक गया। इसने फेंग झाओकी के पैर की हरकतों को बेहद मुश्किल बना दिया। हे भगवान! लुओ युआन ने आश्चर्य से कहा, यह किस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण तकनीक है? अरे! यान फेई ने अपनी पीठ के पीछे तीव्र दर्द को सहन किया और खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कहा, फेंग झाओकी, तुम्हें धोखा दिया गया है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपनी तलवार से वार किया और चारों लंबी तलवारें एक ही समय में फेंग झाओकी की ओर चलीं। फेंग झाओकी ने अपना शरीर हिलाया और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे और शरीर पर चिपचिपाहट के कारण उसकी गति 2/3 तक धीमी हो गई। यदि एक स्पीड टाइप स्वॉर्ड दाव मार्शल कलाकार अपनी 2/3 गति खो दे, तो यह एक विनाशकारी झटका होगा। यह बुरा है। शेन लिनहाई का दिल बैठ गया। इस समय फेंग झाओकी के शरीर से अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। यह तलवार संप्रदाय का जियांटियन डिपर क्यूई था। जियांटियन एस्ट्रल क्यूई में अतुलनीय रूप से तेज विशेषता थी। जिस क्षण जियांटियन एस्ट्रल क्यूई फूटी, फेंग झाओकी के पूरे शरीर में चिपचिपी युआन क्यूई टुकड़ों में कट गई। शुद्ध जियांटियन एस्ट्रल क्यूई ने चारों तलवारें भी उड़ा दीं। यान फी के सामने के शरीर पर समझदार जियांटियन डिपर क्यूई से संघनित तलवार क्यूई ने लगातार 4 तलवार के घाव काट दिए थे। खून की धुंध अचानक नीचे गिर गई। हाँ, वह यान फेई गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह फिर भी जोर से हंसा, मुझे तुम्हारी इस हरकत की पहले से ही उम्मीद थी। युआन क्यू में बहुत उतार चढ़ाव। अर्जुन की आंखों में बिजली की चमक चमक उठी। यह अभी भी एक योजना थी। यान फेई ने जानबूझकर समय के लिए टाल दिया। इस समय आकाश पहले से ही चिपचिपे युआन क्यूई उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस समय यान फेई ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, क्विकसैंड वर्ल्ड। उसके हाथ अचानक नीचे की ओर उठे और आसमान से युआन क्यू की एक बड़ी मात्रा नीचे गिरी। खिलखिलाहट की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं, जो पूरे अखाड़े में फैल रही थीं और फेंग झाओकी के पूरे शरीर को भिगो रही थीं। चिपचिपा युआन क्यूई अखाड़े की पूरी सतह पर चिपका हुआ था, लेकिन पकने के दौरान यह हिल रहा था और हिल रहा था।
फेंग झाओकी ने एक बार फिर जियांटियन एस्ट्रल क्यूई जारी किया। तेज युआन क्यूई ने उसके शरीर के चारों ओर चिपचिपे युआन क्यूई को लगातार सैकड़ों बार काटा। लगभग 100 दोष काटे गए हैं। हालांकि परेशानी यह थी कि अखाड़ा चिपचिपे युआन क्यूई से ढका हुआ था। जहां भी वह काटता, एक नया चिपचिपा युआन क्यूई उसे भर देता। फेंग झाओकी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया तो चिपचिपा युआन क्यू उसके दाहिने पैर और मैदान की सतह पर युआन क्यू से जुड़ गया। युआन क्यू को एक लंबे टेंडन आकार में खींच लिया गया था। टेंडन को ऊपर खींचने के बाद खिंचाव बल अपनी सीमा तक पहुंच गया और फेंग झाओकी के दाहिने पैर को पीछे खींच लिया। यह क्या बकवास है? ली किंगचुआन की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हा, चलो। यान फेई ने तलवार को अपने हाथ में घुमाया और युआन क्यूई की एक मोटी स्ट्रैंड तुरंत फेंग झाओकी की तलवार से चिपक गई। उसके बाद यान फेई ने तलवार वापस खींच ली और युआन क्यूई ने फेंग झाओकी की तलवार छीन ली। अध्याय 273 क्यूई संप्रदाय। हा, मेरी तलवार खाओ। यान फेई बेतहाशा हंसा और अपने दाहिने हाथ में तलवार उठा ली। इसके तुरंत बाद चारों लंबी तलवारें तेजी से वापस लौटीं, खनकती। इसके तुरंत बाद विशाल तलवार आकाश से उतरी। 12 संयुक्त परीक्षाओं का विजेता मैं हूं। कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यान फेई को ऐसा लग रहा था कि उसने अंतिम जीत देख ली है और वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन इस समय फेंग झाओकी ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से चिपकी युआन क्यूई तेजी से गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि युआन क्यूई को किसी अदृश्य तलवार के ब्लेड से काट दिया गया था, लेकिन हर किसी ने अपनी नंगी आंखों से देखा कि फेंग झाओकी के हाथ में तलवार भी नहीं थी। जहां तक जियांतियान डिपर क्यूई का प्रश्न है, तो इसमें केवल एक तीक्ष्ण विशेषता थी, लेकिन यह ऐसा करने में असमर्थ था। तलवारबाजी की मंशा। ली किंगचुआन के उत्साहित माथे की नसें उभर आईं। यह तलवारबाजी की मंशा है। फेंग झाओकी ने वास्तव में तलवारबाजी की मंशा विकसित की है। तलवार का इरादा एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा थी। ऐसा कहा जाता था कि इस चीज का साधना क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह तलवार दाव विशेषज्ञों के दिलों से संबंधित था। तलवार की मंशा, इसे यह भी कहा जा सकता है हृदय की मंशा तलवार बन जाना। यहां तक कि यान फेई भी चौंक गया, लेकिन फिर वह बेतहाशा हंसा। तो क्या हुआ? आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप मुझे अकेले तलवार के इरादे से नहीं रोक सकते। यान फी के हाथ में मौजूद विशाल तलवार में पहले से ही ताओ ताओ की युआन क्यूई थी और वह फेंग झाओकी के सिर की ओर वार कर रही थी। बस एक पल में वह फेंग झाओकी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता था। जहां तक तलवार की मंशा का सवाल है, यह तो बस एक प्रभावशाली आभा थी। ऐसा लगता है जैसे आप किसी महान विशेषज्ञ के सामने खड़े हैं। वह विशेषज्ञ आप पर हमला तो नहीं करता, लेकिन आप अपने चेहरे पर एक तेज चुभन वाला दर्द महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा उड़ा रही हो। हालांकि इस तरह की चीज दुर्लभ और कीमती थी, लेकिन इसे अपने पंखों में पंख जोड़ने वाले बाघ की तरह अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए हथियार के हमले के साथ होना पड़ता था। मरना। यान फेई की युआन क्यूई फूट पड़ी। झनकार। अचानक विशाल तलवार रुक गई और आगे नीचे जाने में असमर्थ हो गई। सभी ने जल्दी से इधर-उधर देखा और ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। अपने शरीर पर चिपचिपे युआन क्यूई को काटने के इरादे से अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के बाद फेंग झाओकी ने अपनी आज़ादी वापस पा ली और अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने वास्तव में तीखी तलवार को रोकने के लिए अपनी तर्जनी का इस्तेमाल किया। यह कैसे संभव है? फेंग झाओकी क्रोधित हो गया और उसने हताश होकर विशाल तलवार को दबा दिया। हालांकि जब विशाल तलवार की तेज धार फेंग झाओकी की उंगली में लगी, तो वास्तव में उससे चिंगारी निकली। किसने कहा कि बिना हथियार के
आप लोगों को नहीं मार सकते? फेंग झाओकी ने उदासीनता से कहा। उसने अपना बायां हाथ झुकाया, बलपूर्वक विशाल तलवार को अलग किया, और फिर उसकी दाहिनी तर्जनी अचानक नीचे से ऊपर उछल गई। एक तेज तलवार की रोशनी ने यान फेई को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। लाश का वह हिस्सा अतुलनीय रूप से चिकना था, और पूरे 2 सेकंड के बाद ही उसके अंग और खून बाहर निकल आए। फेंग झाओकी ने अपना उठा हुआ दाहिना हाथ नीचे की ओर घुमाया, और ची ध्वनि के साथ अखाड़े से आधा मीटर लंबा चाप के आकार का तलवार का निशान कटकर बाहर आ गया। इस शानदार मैच को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। हाओरन संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। आह आह आह! ली किंगचुआन उत्साह से चिल्लाया, आदर्श! फेंग झाओकी, तुम मेरे आदर्श हो। तुमने वास्तव में अपने शरीर को तलवार में बदल दिया है। तलवार दाव का सच्चा विशेषज्ञ सिर से पैर तक तलवार हो सकता है। उसके बाल तलवार थे, और उसकी उंगलियां तलवार थीं। यहां तक कि उसके कपड़ों को भी तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत! अर्जुन तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही रेफरी ने फेंग झाओकी की जीत की घोषणा की, वह मैदान से बाहर चले गए और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अखाड़े में गिरी तलवार अचानक कंपन करने लगी। फिर वह एक फुफकार के साथ जमीन से उड़ी और सीधे फेंग झाओकी के आलिंगन में जा गिरी। अर्जुन ने ईमानदारी से प्रशंसा करते हुए कहा, आपको पूरे दिन इस तलवार को न केवल संजोकर रखना चाहिए, है ना? इसके बजाय आपको लगातार तलवार की भावना, तलवार की इच्छा को समझना चाहिए। यह उन छोटे जानवरों के समान था जो पूरे दिन मंदिर के बाहर छिपे रहते थे और भिक्षुओं द्वारा शास्त्रों का जाप सुनते थे। लंबे समय के बाद उनके शरीर भी कुछ बौद्ध प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से रंगे होंगे। फेंग झाओकी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अर्जुन की ओर देखा। तुमने ही इसे सबसे पहले देखा था। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह चुप रहने वाला फेंग झाओकी एक निर्दयी चरित्र था। चलो चले। आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। जियांग यू लड़ने जा रहा है। सभी लोग एक साथ चले और 5वें चरण की ओर बढ़ गए। क्यूई संप्रदाय का प्रतिद्वंद्वी जियांग यू, जो मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, वास्तव में क्विकसैंड संप्रदाय का शिष्य था। यह फ्लोसैंड संप्रदाय का शिष्य यान फेई से थोड़ा हीन था और मूल रिटर्न के 4थे स्तर पर था। उन्होंने पहले ही सीनियर भाई यान फेई का मैच देख लिया था, इसलिए वह हाओरन संप्रदाय के शिष्यों से बहुत डर गए और तुरंत क्विकसैंड दुनिया को छोड़ दिया। हालांकि यह स्पष्ट था कि न केवल उनकी साधना यान फेई से पीछे थी, बल्कि उनकी मार्शल कौशल प्रवीणता भी यान फेई से थोड़ी कम थी। यान फेई की क्विकसैंड दुनिया ने पूरे क्षेत्र को कवर किया, और हालांकि इस प्रतियोगी की क्विकसैंड दुनिया भी क्षेत्र से असंतुष्ट थी, लेकिन उसकी युआन क्यूई का घनत्व और मोटाई बहुत कमजोर थी। उसके बाद युआन क्यू जियांग यू से चिपक गया। जियांग यू कुछ हद तक चलने में भी सक्षम हो गया। अगर यह यान फेई होता तो जियांग यू शायद अपना पैर भी नहीं उठा पाता, लुओ युआन ने कहा। हाँ, फेंग झाओकी ने सिर हिलाया और कहा, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फेंग झाओकी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वह जियांग यू से मिला। वह एक दुश्मन बनने के लिए पैदा हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ युआन ने उत्सुकता से पूछा। उनमें से किसी ने भी जियांग यू को पूरी ताकत से हमला करते नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग झाओकी ने उसे पहले देखा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि क्यूई संप्रदाय की मार्शल आर्ट का उपयोग स्वाभाविक रूप से क्विकसैंड संप्रदाय की मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने के लिए किया गया था? हाँ, तुम्हारे पास फेंग झाओकी जैसा तेज ब्लेड नहीं है। मैं देखूंगा कि तुम इससे कैसे निपटते हो, क्विकसैंड संप्रदाय के शिष्यों ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। आज मैं एक प्रकृति संप्रदाय के शिष्य का सिर काट दूंगा और उस अद्वितीय सम्मान का आनंद लूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, शिष्य ने अपने हाथ में एक हथौड़ा पकड़ लिया और तुरंत जियांग यू की ओर दौड़ा।
जियांग यू ने अपने शरीर को घुमाया और पाया कि उसकी लचीलापन बहुत कम हो गया है। उसने बस आगे बढ़ना बंद कर दिया और अपनी उंगली ऊपर उठा ली। इसके तुरंत बाद उसकी उंगली पर रोशनी की एक अंगूठी दिखाई दी। पहली नजर में यह एक चमकती हुई अंगूठी की तरह लग रही थी, लेकिन फिर अंगूठी धीरे धीरे फैलती हुई बाहर निकल गई और एक चमकते हुए कंगन जैसी दिखने लगी। जब क्विकसैंड संप्रदाय का शिष्य आगे बढ़ा तो यह प्रभामंडल अचानक फैल गया। उसने तुरंत 2 मीटर का व्यास प्राप्त कर लिया और तेजी से नीचे उतरा, जिससे क्विकसैंड संप्रदाय के शिष्य अंदर फंस गए। उसके बाद प्रभामंडल सिकुड़ गया। यह प्रभामंडल वास्तव में क्विकसैंड संप्रदाय के अनुयायी के ऊपरी शरीर को घेरता था तथा उसकी भुजाओं और छाती को एक साथ बांधता था। यह क्या है? क्विकसैंड संप्रदाय का शिष्य बहुत हैरान था। वह अपनी भुजाएं हिलाने में असमर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से अपने युआन क्यूई का उपयोग करके हथौड़े को पकड़ लिया और उसे जियांग यू की ओर फेंक दिया। जियांग यू ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हिलाई और एक और प्रभामंडल बाहर निकल आया। इस बार प्रभामंडल के फैलने के बाद इसने वॉर हैमर का चक्कर लगाया। फिर प्रभामंडल अचानक नीचे गिर गया और वॉर हैमर को जमीन पर पटक दिया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अचानक प्रभामंडल के नीचे एक जगह बन गई। यह जगह एक कील की तरह थी। जगह के दोनों किनारों को मैदान की सतह पर कीलों से ठोंक दिया गया था और वॉर हैमर को जमीन पर रख दिया गया था। जियांग यू मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पास कोई नया तरीका है? अगर नहीं तो मैं वापस लड़ने जा रहा हूं। बोलते समय उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हिलाई और एक और प्रभामंडल उड़कर क्विकसैंड संप्रदाय के शिष्य पर आ गिरा। उसके चारों ओर पहले से ही एक प्रभामंडल था। दूसरा प्रभामंडल जोड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे वह 2 गोलाकार मांसपेशियों से ढका हुआ था। उसकी सिकुड़न अचानक थोड़ी बढ़ गई। जियांग यू ने अपना हाथ हिलाया और प्रभामंडलों की एक श्रृंखला बाहर निकल आई। क्विकसैंड संप्रदाय के शिष्यों पर प्रभामंडलों का प्रत्येक अतिरिक्त सेट उनकी संकुचनशीलता को एक बिंदु से बढ़ा देगा। जब उसका शरीर 5 प्रभामंडलों से ढक गया तो उन 5 प्रभामंडलों की सिकुड़न उसके शरीर को उसके मांस में दबाने वाली थी। आह! क्विकसैंड संप्रदाय का शिष्य दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी छाती एक भयानक शक्ति से लिपटी हुई थी, इसलिए वह जोर से चिल्ला नहीं सका। जियांग यू की पतली तर्जनी उंगली धीरे से हिली और एक छोटा सा प्रभामंडल उसकी तर्जनी के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। जियांग यू मुस्कुराया और कहा, यदि यह छठा प्रभामंडल लगाया गया तो आपका शरीर 2 हिस्सों में गला घोंट दिया जाएगा। क्या आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे? क्विकसैंड संप्रदाय के शिष्य का चेहरा गला घोंटने से बैंगनी हो गया। उसने जल्दी से कहा, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। यह अर्जुन ने सभी के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और एक साथ कहा, क्या यह कदम बहुत डरावना नहीं है? सभी दर्शक अचंभित रह गए। क्या हाओरान संप्रदाय का क्यूई संप्रदाय युआन क्यूई के साथ शुद्धता के इस स्तर तक खेलने में सक्षम रहा है? अध्याय 274 जियांगलांग। शीर्ष 100 उन्नति टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद सभी लोग जश्न मनाने के लिए हाओरान संप्रदाय में लौट आए। सभी ने सबसे पहले मोहे और ली किंगचुआन को उनकी उन्नति पर बधाई दी। अगले दिनों में वे सहपाठी बन गए। मोहाई ने अपना गिलास उठाया और कहा, उस समय अर्जुन हाओरन संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम था, जिससे किंग चुआन और मैं बहुत ईर्ष्यालु हो गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हमारे पास भी यह योग्यता होगी। भविष्य में मैं आशा करता हूं कि साथी शिष्य एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। ली किंगचुआन भी खड़े हुए और मोहे के साथ अपना गिलास उठाते हुए कहा, यहाँ भाई है और मैं सभी के लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव रखते हैं। सब लोग खड़े होकर एक साथ शराब पीने लगे। तब शेन लिनहाई ने कहा, चूंकि आप दोनों अर्जुन के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अब से हम भाई होंगे। आओ। पुनः जयकार।
सभी ने अपने गिलास उठाए और फिर से एक साथ पीने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत खुशी से पी रहे हैं। लेकिन मुरोंग वांगकिंग बगल से अर्जुन को देख रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, अपने चेहरे के भाव देखो। क्या कुछ गड़बड़ है? अर्जुन का मूड अच्छा नहीं था और वह अपना सिर नीचे झुकाए रहा, जैसे कि वह चुपचाप कुछ सोच रहा हो। मुरोंग वांगकिंग की बातें सुनकर सभी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और आखिरकार अपना मन बना लिया। उसने अपने दोस्तों पर भरोसा करने का फैसला किया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना चाहिए। तो ये बात है क्या? अर्जुन की बातें सुनकर सभी चौंक गए। लुओ युआन ने गुस्से से कहा, स्वर्गीय गहन संप्रदाय? अर्जुन, क्या स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोग वास्तव में संयुक्त परीक्षा के लिए हमारे 12 संप्रदायों में घुस आए थे? अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने कहा, फिलहाल तो ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे 5 लोग कौन हैं। क्या हिम्मत है? शेन लिनहाई ने मेज पर थपकी दी, अपने वाइन कप और सब्जियों को इस हद तक हिलाया कि बर्तन भी उछल गए। उन्होंने कहा, 9 फिरमेंट्स महाद्वीप के लोगों ने वास्तव में हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप की संयुक्त परीक्षा में घुसने की हिम्मत की। वे स्पष्ट रूप से हमें अपनी नजर में नहीं रखते। मुरोंग वांगकिंग और अन्य सभी के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। अर्जुन द्वारा इस मामले की घोषणा करने के बाद सभी की लड़ने की भावना अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। क्या किसी ने उसे दरवाजे तक धमकाकर लाया था? यह बहुत बढ़िया है। अगर हम उन्हें देखने के लिए कुछ रंग नहीं देते, तो हाओरन संप्रदाय का चेहरा कहाँ है? अर्जुन ने भारी स्वर में कहा, मैंने यह बात सभी को पहले से मानसिक रूप से तैयार रहने देने के लिए कही है। इस बार गहन आकाश संप्रदाय ने पूरी जांच की होगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ेगा। मुरोंग वांगकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार काले कपड़े वाला आदमी और सफेद कपड़े वाला आदमी एक दूसरे को समझते नहीं दिखते। अगर ऐसा है तो बहुत संभावना है कि 5 काले कपड़े वाले आदमी गहन आकाश संप्रदाय से हैं, जबकि सफेद कपड़े वाला आदमी उड़ते बादल संप्रदाय से है। दूसरे शब्दों में, हमें केवल स्वर्गीय गहन संप्रदाय की मार्शल तकनीकों की विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। मैं भी यही सोचता हूं, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन समस्या यह है कि मैंने शीर्ष 100 में शामिल लगभग हर एक खिलाड़ी को देखा है, लेकिन उनमें से एक भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय की मार्शल तकनीकों का उपयोग नहीं करता है। गहन आकाश संप्रदाय में कुल 16 साधना पद्धतियां हैं। अर्जुन का परिचय सुनने के बाद हर कोई अचंभित रह गया। मो हाई को आश्चर्य हुआ, क्या महान प्रकृति संप्रदाय में केवल 5 शक्तिशाली साधना पद्धतियां नहीं हैं? गहन आकाश संप्रदाय में वास्तव में 16 हैं। हाँ, यहीं पर गहन आकाश संप्रदाय की शक्ति निहित है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं इन 16 साधना विधियों की विशेषताओं को सभी को समझाऊंगा। संक्षेप में, मुझे आशा है कि हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार इसे कर सकता है। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उन्हें मजबूर न करें। वे अब हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस रात लगभग कोई भी सोया नहीं। सभी लोग जोश से उबल रहे थे और अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार गहन आकाश संप्रदाय के विशेषज्ञों ने अपने संप्रदाय की साधना पद्धतियों का उपयोग नहीं किया? इसके बजाय उन्होंने हाओरन संप्रदाय को हराने के लिए हाओरन संप्रदाय की तकनीकों का उपयोग किया। दूसरे दिन भी अखाड़े में प्रतियोगिता नियमों के अनुसार जारी रही। कल यह शीर्ष 100 एडवांसमेंट टूर्नामेंट था, लेकिन आज 100 प्रतियोगी शीर्ष 50 के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। साथ ही प्रतियोगिता क्षेत्रों की संख्या सीधे 2 कर दी गई।
उन्हें केवल पहले और दूसरे प्रतियोगिता क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक दिन केवल 10 मैच होते थे, सुबह 4 और दोपहर में 6। 5 दिनों में 50 मैचों के बाद शीर्ष 25 नामों का चयन किया जाएगा। उनके प्रकट होने का क्रम अभी भी निकाले गए लाटों की संख्या से निर्धारित होता था। अर्जुन ने 36वां स्थान प्राप्त किया, जो शीर्ष 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का चौथा दिन था। मुरोंग वांकिंग ने 22वां स्थान प्राप्त किया, शेन लिनहाई ने 9वां स्थान प्राप्त किया, लुओ युआन ने 27वां स्थान प्राप्त किया, फेंग झाओकी ने 43वां स्थान प्राप्त किया और जियांग यू ने 33वां स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के इस चरण में लगातार 12 परीक्षाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 12 संप्रदायों ने संयुक्त रूप से एक संभावित रैंकिंग शुरू की। इस सूची को सभी दर्शकों द्वारा वोट करके शीर्ष 50 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। यह सूची सभी प्रतियोगियों के प्रदर्शन के बारे में सभी के अनुमानों पर आधारित थी। जब सूची की घोषणा की गई तो दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इससे बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि सूची में वही रैंकिंग थी जो अधिकांश लोगों के मन में थी, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते थे। संभावित रैंकिंग में पहला स्थान निर्विवाद था। इस पर अभी भी हाओरन संप्रदाय के हांग बिन का कब्जा था। दूसरे स्थान पर जियांग चेंग, तीसरे स्थान पर झो जियान्योंग और चौथे स्थान पर चू यान थे। शीर्ष 5 में हाओरन संप्रदाय ने लगभग कब्जा कर लिया था। शेष शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स में से एक था और वह था फेंग झाओकी। यान फेई के खिलाफ फेंग झाओकी की तलवारदाव उपलब्धियों ने पहले ही सभी को गहराई से आश्वस्त कर दिया था, क्योंकि यान फेई पहले ही सभी के दिलों में 14वें स्थान पर पहुंच चुका था। तथाकथित अज्ञात व्यक्ति एक अप्रत्याशित विशेषज्ञ था। शीर्ष 10 रैंकिंग में से लगभग सभी ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर थे। केवल फेंग झाओकी ओरिजिन रिटर्न के 3रे स्तर पर था। इस संभावित सूची में कुल 3 अज्ञात खिलाड़ी थे। एक थे फेंग झाओकी, जो 10वें स्थान पर थे, एक थे अर्जुन, जो 22वें स्थान पर थे, और दूसरे थे यी डोंग, जो 25वें स्थान पर थे। अर्जुन और बलवान व्यक्ति के बीच की लड़ाई ने उन पर बहुत प्रभाव डाला। आज का पहला मैच जैसे ही शुरू हुआ, उसने तुरंत सभी में असीम उत्साह जगा दिया। पहली लड़ाई में झो जियान्योंग, जो संभावित रैंकिंग में 3रे स्थान पर था, ने धधकते अग्नि संप्रदाय के जियांग लोंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वाह! पहली लड़ाई में आप झो जियान्योंग को देख सकते हैं, जो सूची में 3रे स्थान पर है। सभी ने खुशी जताई। झो जियान्योंग ने एक सफेद लबादा पहना और सुंदर और आकर्षक तरीके से अखाड़े में कूद पड़ा। इसके तुरंत बाद सभी की निगाहें जियांग लोंग की आकृति को खोजने लगीं। उन्होंने देखा कि नीचे मैदान में भीड़ में एक मजबूत आदमी पैर मोड़कर बैठा हुआ है, उसके हाथ लापरवाही से घुटनों पर रखे हुए हैं। जब वह खड़ा हुआ तो सभी लोग चौंक गए। अच्छा, इतना लंबा! वह धधकती आग संप्रदाय का शिष्य जियांग लोंग वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से 3 मीटर लंबा था। यह ऊंचाई ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य दुनिया में देखी जा सकती थी, जब तक कि कोई विशालकाय व्यक्ति न हो। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में 3 मीटर लंबे बहुत कम लोग थे, फिर भी कुछ लोग थे। अध्याय 275 ब्लैक ड्रैगन। यह आदमी मेंग हाओ से भी ज्यादा ताकतवर है। हर कोई हैरान था। पहले धधकते अग्नि संप्रदाय से मेंग हाओ को बहुत बड़ा कद माना जाता था, लेकिन अब जब उसकी तुलना जियांग लोंग से की गई तो उसे तुरंत लगा कि वह जियांग लोंग की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो 5वें स्तर का मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ भी था। हालांकि वह न केवल लंबा हो गया था, बल्कि उसका शरीर भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। उसकी भुजाएं एक साधारण मार्शल कलाकार की कमर जितनी मोटी थी। इतनी आश्चर्यजनक ऊंचाई के बावजूद वह अनुपात से बाहर नहीं लगता था। इसके बजाय उसके पास ताकत की एक असाधारण सुंदरता थी।
क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए दूसरों का ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। कई दर्शकों ने तुरंत जियांग लोंग को पहचान लिया, लेकिन हर कोई उसके पिछले मैच से प्रभावित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में कुछ भी इतना डरावना नहीं था। हा, कितना दयनीय है, बाहरी संप्रदाय के दर्शकों ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। यह जियांग लोंग पहली लड़ाई में झोउ जियान्योंग से मिला था। मुझे डर है कि उसे पीट कर मार दिया जाएगा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मजबूत हो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इतने मजबूत हो। मुझे डर है कि तुम एक कागजी शेर हो। यह तो उन्होंने कहा था, लेकिन जब जियांग लोंग बड़े कदमों और बाघों और चीतों की हवा के साथ मैदान में उतरे, तो उन्होंने वास्तव में सभी को एक तरह की दृश्य चौंकाने वाली शक्ति दी। वह इंसान कैसे हो सकता है? वह तो बस एक इंसानी किस्म का राक्षसी जानवर था। दृश्य का लगभग 90% ध्यान अखाड़ा नंबर 1 पर केंद्रित था, और अखाड़ा नंबर 2 अभी शुरू ही हुआ था, परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब झोउ जियान्योंग और जियांग लोंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए, तो उनकी ऊंचाई का अंतर देखकर सभी दंग रह गए। झोउ जियान्योंग की लंबाई करीब 1.85 मीटर थी। इसे कम नहीं माना जाता था, लेकिन जियांग लोंग की तुलना में, जो 3 मीटर से ज्यादा लंबा था, वह बौना लग रहा था। हे, तुम बड़े होने के लिए क्या खाते थे? झोउ जियान्योंग ने उदासीनता से मुस्कुराया। जब उसने जियांग लोंग को देखा, तो वह केवल अपना सिर ऊंचा कर सका। उसने वास्तव में ऊपर देखा। जियांग लोंग झोउ जियान्योंग के सामने एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था। वह कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे वह सांस लेता, उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे होती, जिससे लोगों को वजन का अटूट एहसास होता। एरिना नंबर 1 टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू होता है। रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत पढ़ा। धधकती आग संप्रदाय, झोउ जियान्योंग मुस्कुराया और 5 उंगलियां फैला दी। मैं तुम्हें 5 चालों में हरा दूंगा। जैसे ही उसने बात की, झोउ जियान्योंग ने एक बड़ी तलवार निकाली। तलवार की लंबाई 2.3 मीटर थी, और तलवार की चौड़ाई 2 आश्चर्यजनक हथेलियों तक पहुंच गई थी। पहली नजर में, यह एक बड़े चांदी के लकड़ी के बोर्ड की तरह लग रहा था, लेकिन तलवार का ब्लेड अतुलनीय रूप से तेज था, सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अगर मुझे सही से याद है, तो झोउ जियान्योंग सेबर संप्रदाय से लगता है, अर्जुन ने कहा। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वह मूल रूप से तलवार संप्रदाय में था, और बाद में कृपाण संप्रदाय में स्थानांतरित हो गया, लुओ युआन ने कहा। गुटों के बदलने का मतलब था कि साधना पद्धति अनुपयुक्त थी। झोउ जियान्योंग ने पाया होगा कि वह शियांटियन डिपर क्यूई के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वह प्राइमोर्डियल डिपर क्यूई का अध्ययन करने के लिए कृपाण संप्रदाय में चला गया। यह स्थिति काफी सामान्य थी और असामान्य नहीं थी। इस समय युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। जियांग लोंग चुप रहा और बड़े कदमों से झोउ जियान्योंग की ओर बढ़ा। उसके शरीर पर युआन क्यूई फैलने लगी, और उसके शरीर पर युआन क्यूई के तराजू दिखाई देने लगे। उसके पीछे युआन क्यूई सांप की पूंछ थी। यह चाल मेंग हाओ की चाल जैसी ही है, सभी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जियांग लोंग की ताकत मेंग हाओ से अधिक होनी चाहिए, और उसकी ताकत मेंग हाओ से आगे निकल गई। हा, क्या धधकती आग संप्रदाय के पास बस इतना ही है? झोउ जियान्योंग ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गया। झनकार! बड़ी तलवार जियांग लोंग की बाह पर लगी, लेकिन उससे धातु की टक्कर जैसी आवाज निकली, जिससे आग की लपटें निकलने लगीं। तभी जियांग लोंग ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और झोउ जियान्योंग को उड़ा दिया। हिस! पूरे दर्शकों ने ठंडी हवा की सांस ली। क्या जियांग लोंग की शक्ति बहुत भयानक नहीं है? झोउ जियान्योंग संभावित रैंकिंग में 3रे स्थान पर था। उसकी तलवार के वार को वास्तव में जियांग लोंग ने उड़ा दिया था। हालांकि झोउ जियान्योंग की हालत खराब नहीं थी।
हवा में 2 बार चक्कर लगाने के बाद वह स्थिर होकर जमीन पर उतरा। उसके मुंह का कोना पहले से ही थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसने कहा, दिलचस्प। झोउ शियान्योंग का शरीर कांप उठा जब उसके पीछे हवा में कुछ धीरे धीरे बह रहा था। धीरे धीरे वह चीज एक काले बाड़ वाले ड्रैगन की प्रेत छवि में बदल गई। वाह! दर्शक घबराकर चिल्ला उठे। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है? झोउ जियान्योंग ने अपनी तलवार दोनों हाथों में पकड़ी और ऊंची छलांग लगाते हुए जियांगलोंग की ओर वार किया। जिस समय तलवार नीचे गिरी, उसके पीछे का विशालकाय काला बाड़ ड्रैगन प्रेत सचमुच एक फुसफुसाहट के साथ आगे बढ़ा और उसने तलवार को अपने मुंह से काट लिया। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाड़ का ड्रैगन मुंह में तेज ब्लेड लेकर जियांगलोंग की ओर गोता लगा रहा हो। बहुत मजबूत मोहाई की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यह देखा। अर्जुन और अन्य लोग किनारे पर बैठे थे और चुपचाप सिर हिला रहे थे। इस झोउ जियान्योंग से निपटना बहुत मुश्किल था। जियांगलोंग को देखते ही उसका शरीर भी कांप उठा और एक विशालकाय अजगर का साया उसके पूरे शरीर में छा गया। इसके तुरंत बाद वह आगे बढ़ने लगा, एक जोड़ी लंबे पैर हिलाता हुआ और झोउ जियान्योंग की ओर गड़गड़ाता हुआ। उनकी ऊंचाई पहले से ही डरावनी थी और उनके वर्तमान कार्यभार के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को एक अनूठा दृश्य दबाव दिया। धमाका! झोउ जियान्योंग की तलवार जियांगलोंग के दाहिने हाथ से टकराई। बस इसी क्षण झोउ जियान्योंग की भयानक ताकत ने जियांगलोंग के पैरों को मोड़ दिया और वह जमीन पर घुटने टेकने वाला था। जियांगलोंग की कमर अचानक मुड़ गई और उसके पीछे विशाल सांप की पूंछ हवा की सीटी के साथ झोउ जियान्योंग की ओर बढ़ी। झोउ जियान्योंग के पीछे काले बाड़ ड्रैगन प्रेत ने भी अपनी विशाल काली पूंछ को बाहर फेंक दिया, जो सांप की पूंछ से टकरा गई और सांप की पूंछ एक पल में चकनाचूर हो गई। घुटने टेको! झोउ जियान्योंग का मनोबल बढ़ा और उसके हाथों में युआन क्यूई की शक्ति बढ़ गई, जिसे उसने भयंकर बल से दबा दिया। जियांगलोंग अब इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए वह केवल जल्दी से पीछे की ओर कूद सकता था। यकीनन ताकत आश्चर्यजनक है। इस तरह के दबाव में आप पीछे की ओर भी कूद सकते हैं। हर कोई दंग रह गया। क्या तुम बच सकते हो? झोउ जियान्योंग ने ठंडी मुस्कान के साथ फिर से छलांग लगाई। यह 10 मीटर से अधिक लंबा था। काली हवा स्लैश! उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और तेजी से जियांगलोंग की ओर वार किया। आकाश में काले बाड़ ड्रैगन ने वास्तव में अपना खूनी मुंह खोला और एक काले आग के गोले को थूक दिया। वह क्या है? लुओ युआन, शेन लिनहाई और अन्य सभी चौंक गए। काली आग के गोले ने तुरंत झोउ जियान्योंग की तलवार को ऊपर से नीचे तक घेर लिया। फिर आग के गोले को तलवार ने उठा लिया और काली लौ तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल दिया। आध्यात्मिक अग्नि! फेंग झाओकी ने भौहें सिकोड़ी और मुरोंग वांकिंग की ओर देखा। मुरोंग वांकिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, यह सिर्फ युआन क्यूई लपटे हैं। हालांकि उनका मार्शल कौशल काफी खास है, जो युआन क्यूई लपटों का रंग बदल देता है। फिर भी काली लौ तलवार की रोशनी बेहद चौंकाने वाली थी। एक बड़ी अर्धचंद्राकार तलवार की चमक एक उग्र काली लौ के साथ जल रही थी, जो बिजली की गति से जियांगलोंग की ओर गिर रही थी। काली ज्वाला तलवार की रोशनी ने तुरंत जियांगलोंग को घेर लिया और मशरूम का एक छोटा काला बादल धीरे धीरे उस स्थान पर उठ गया। निश्चित रूप से मर गया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वह जियांगलोंग निस्संदेह मर जाएगा। धधकती आग संप्रदाय के शिष्यों का तो कहना ही क्या, हाओरन संप्रदाय के शीर्ष 10 विशेषज्ञ भी इस तलवार के वार का सामना नहीं कर पाएंगे। यह झोउ जियान्योंग इतना शक्तिशाली है कि लोग मौत से डर जाते हैं। लुओ युआन ने एक लंबी सांस ली। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या? सभी लोग दंग रह गए और जल्दी से मशरूम बादल के अंदर देखने लगे। हालांकि
उसने घने काले धुएं में एक काली आकृति खड़ी देखी। अध्याय 276 मानव सदृश राक्षसी जानवर। आसमान में झोउ शियान्योंग ने पहले ही विजयी मुस्कान प्रकट कर दी थी। वह सभी की तालियों और जयकारों का आनंद ले रहा था। अचानक घाटी में तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। हाँ, झोउ जियान्योंग ने अविश्वास से धुएं को देखा और चौंक कर कहा, क्या वह अभी भी जीवित है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, झोउ जियान्योंग ने अपनी युआन क्यूई को अपने मुंह में संघनित किया और बाहर फूंक दिया। धीरे धीरे घना धुआं छंट गया। अंदर जियांगलोंग की विशाल आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अनगिनत लोग सदमे में चिल्ला उठे, इस आदमी पर तलवार की इतनी भयानक रोशनी गिरी, फिर भी वह मारा नहीं गया। बूम बूम बूम। जियांगलोंग के ऊपरी शरीर पर संप्रदाय की पोशाक पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, केवल एक चौंकाने वाला और मजबूत शरीर दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह बाहर चला गया, उसने एक बार में एक पैर अखाड़े पर रखा और वास्तव में ऐसे कदम रखे जो उसके वजन से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। क्या बकवास है? झोउ जियान्योंग के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और एक और ब्लैक विंड स्लैश भेजा। काली बाड़ वाले ड्रैगन ने एक काली आग का गोला उगल दिया। जिस क्षण वह तलवार के साथ विलीन हुआ, वह एक काली ज्वाला तलवार की रोशनी में बदल गया। धमाका! काली लौ तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। आसमान में चमक के साथ यह जियांगलोंग की पीठ पर लगी। इस बार यह पिछले तलवार के वार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसने पूरे क्षेत्र को छेद दिया, जिससे कई बारीक दरारें पड़ गईं। तीव्र जलती हुई काली लपटों से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। विस्फोट का मुख्य क्षेत्र एक काले बादल में संकुचित हो गया जो संकीर्ण और चौड़ा था, और एक और मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ। इस बार तो उसे मर जाना चाहिए। झोउ शियान्योंग जमीन पर गिरा, दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी हुई थी। अभी भी जीवित अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं और एक बुरा पूर्वाभास अचानक उसके दिल में प्रकट हुआ। आखिर क्या हो रहा था? दो शक्तिशाली हमलों के बाद जियांगलोंग के लिए खड़ा होना असंभव था। परिणामस्वरूप जियांगलोंग का विशाल शरीर सचमुच घने धुएं से बाहर आ गया। यह झोउ जियान्योंग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जियांगलोंग ने आखिरकार कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह एक ठंडी मुस्कान की तरह थी, लेकिन यह अलग थी। यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक शिकारी की भावना की तरह थी जब वह स्वादिष्ट भोजन देखता है। जैसे ही उसने बात की, जियांग ने गंभीरता से अपनी दोनों बड़ी मुट्ठियां आपस में पटक दीं। उसके बाद उसके शरीर की सारी मांसपेशियां हिलने लगीं। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वे 5 की संख्या में लुढ़क रहे हों। जियांगलोंग की हिलती हुई मांसपेशियां बड़े बड़े मांस के कीड़ों की तरह रेंग रही थीं, जो बेहद घिनौनी लग रही थीं। हर बार जब उसकी मांसपेशियां हिलतीं, तो उसका शरीर और भी बड़ा हो जाता। इस समय वह पहले ही 4 मीटर की ऊंचाई तक उड़ चुका था। अर्जुन ने अचानक मोहे की ओर देखा। मोहे, जिस 3 क्रांति स्टील बॉडी का उपयोग करता था, उसका भी यही प्रभाव था कि उसका शरीर का आकार बढ़ गया। हालांकि मोहाई को इसे देखते ही बहुत पसीना आ रहा था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वह मेरे रैंक 3 स्टील बॉडी से अलग है। तीसरी क्रांति स्टील बॉडी ने अपने शरीर को अस्थायी रूप से सक्रिय करने के लिए एक मार्शल कौशल का उपयोग किया, लेकिन जियांगलोंग अधिक था। पुनर्स्थापित करना, अर्जुन और मुरोंग वानक्विंग ने एक सुर में कहा। यही अंतर था। मोहाई की लंबाई मूल रूप से लगभग 2 मीटर थी। विशेष मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद उसका शरीर बड़ा हो गया, लेकिन यह अस्थायी था। जहां तक जियांगलोंग की बात है, तो ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही 4 मीटर लंबा था। आमतौर पर उसने अपनी ऊंचाई 3 मीटर तक सीमित कर ली थी, लेकिन अब
वह केवल अपने सामान्य आकार में वापस आ गया था। लेकिन क्या किसी की लंबाई को दबाने जैसी बात सचमुच संभव हो सकती है? देखो, जियांग लोंग का शरीर अभी भी बढ़ रहा है। सभी को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। तुम मौत को दावत दे रहे हो? झो शियान्योंग क्रोधित हो गया। वह जल्दी से शियांग लोंग के चारों ओर भागा और अपनी विशाल तलवार से उसके विशाल शरीर पर वार किया। जब प्रत्येक तलवार की रोशनी जियांग लोंग के शरीर में घुसती थी, तो तलवार की रोशनी उसकी त्वचा पर रगड़ खाती थी और चिंगारी की एक श्रृंखला पैदा करती थी। हालांकि एक भी तलवार जियांग लोंग की रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थी। जियांग लोंग पर वार होने के बाद भी उसका शरीर जरा भी नहीं झुका। वह अभी भी ऊपर चढ़ रहा था। जियांग लोंग का शरीर पहले ही 4.5 मीटर ऊपर चढ़ चुका था और अभी भी पागलों की तरह ऊपर चढ़ रहा था। इस प्रकार की काया पहले ही मनुष्यों की पहुंच से बाहर हो चुकी थी। इससे भी अधिक भयावह दृश्य अभी सामने आया था। जैसे जैसे जियांग लोंग का शरीर बढ़ता गया, उसके सिर के ऊपर एक जोड़ी काले सींग उग आए। उसकी युआन क्यूई बदल गई है। मुरोंग वांकिंग अचानक खड़ा हो गया। जियांग लोंग के शरीर में फैलती हुई युआन क्यूई अचानक उबल पड़ी और फिर उसका रंग बदलकर हल्का भूरा हो गया। दहाड़, जियांग लोंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी अतुलनीय रूप से बड़ी मुट्ठी भींच ली, जिससे उसके गले से एक दबी हुई दहाड़ निकली जो किसी मानवीय आवाज की तरह नहीं लग रही थी। गाय, यह क्या चीज है? लुओ युआन और अन्य सभी अचंभित थे। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। राक्षसी क्यूई, यह कैसे संभव है? क्या वह एक रूपांतरित राक्षसी जानवर है? नहीं, राक्षसी जानवरों की ऐसी स्थिति नहीं होती। यह या तो राक्षसी जानवरों या मनुष्यों के रूप में होती है, लेकिन जियांग लोंग में मनुष्यों की संख्या अधिक और राक्षसी जानवरों की संख्या कम है। क्या यह हो सकता है? सभी ने सामूहिक रूप से अर्जुन को देखा। जिस चीज को लेकर मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं, वह अभी भी हो रही है। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, यह सही है। यह परिवर्तन लगभग उस राक्षस जैसा ही है जिसका जिक्र मैंने किंगशुई वन में आपसे किया था। अंतर यह है कि वह राक्षस मुख्य रूप से राक्षसी जानवर के रूप में है, जबकि यह जियांग लोंग मुख्य रूप से मानव के रूप में है। अरे, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने शुरू में सोचा था कि किंगशुई वन में राक्षस सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना थी जिसे एक बवंडर कीमियागर ने बनाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। यह वही होगा, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। काले कपड़े पहने 5 लोगों में से एक जियांग लोंग है। लेकिन गहन आकाश संप्रदाय ने शरीर शोधन की इस पद्धति में कब महारत हासिल की? एक इंसान को आधा इंसान और आधा दानव बनाने के लिए? हालांकि जियांग लोंग का रूप स्पष्ट रूप से किंगशुई वन के राक्षस की तुलना में अधिक परिपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल जियांग लोंग पर मनुष्यों का प्रभुत्व था, बल्कि यहां तक कि उसकी युआन क्यूई भी राक्षसी ऊर्जा से मिश्रित थी, न कि राक्षसी ऊर्जा से। संक्षेप में, जियांग लोंग अभी भी एक इंसान था, इसलिए रेफरी उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकते थे। हे राक्षस, नरक में जाओ। आदिम डिपर क्यूई। झो शियान्योंग बहुत गुस्से में था। उसने जियांग लोंग की तरफ सीधे हमला किया। बीच रास्ते में वह अचानक कूद पड़ा और एक हिंसक प्राइमोर्डियल एस्ट्रल क्यूई फूट पड़ी। मोटी आदिम डिपर क्यूई अतुलनीय शक्ति के साथ मिश्रित तलवार पर संघनित थी। तलवार नीचे गिर गई और आकाश में काले बाड़ ड्रैगन ने दहाड़ लगाई। काले बाड़ ड्रैगन का पूरा शरीर नीचे झपट्टा मारा। धमाका! तलवार का वार निष्पक्ष था और जियांग लोंग के सिर के ठीक ऊपर लगा। इसने अजीब काले सींगों की जोड़ी के बीच में से वार किया। तलवार के ऐसे आश्चर्यजनक प्रहार से जियांग लोंग अंततः हिल गया। हालांकि उसके विशाल शरीर को केवल आधा मीटर ही काटा गया था।
वास्तव में उसने न तो कोई छलावा किया और न ही किसी तरह से चकमा दिया, बल्कि तलवार के वार को झेलने के लिए सीधे अपने सिर का इस्तेमाल किया। सपना देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं। झोउ शियान्योंग की आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे जियांगलोंग के सिर पर वार किया, लेकिन क्या यही एकमात्र नतीजा था? जियांगलोंग ने बेपरवाही से अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। इस बार मेरी बारी है, जियांगलोंग बोलते समय उसकी आवाज गूंज रही थी और डरावनी थी। अध्याय 277 सर्वोच्च शक्ति। झोउ जियान्योंग जल्दी से बाहर कूद गया और जियांगलोंग से 20 मीटर की दूरी बनाए रखी। जहां तक जियांगलोंग का प्रश्न है, वह बड़े बड़े कदम उठाता हुआ झोउ जियान्योंग की ओर बढ़ा। लानत है राक्षस पर। झोउ जियान्योंग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। काले बादल ने चंद्रमा को ढक लिया। जैसे ही उसने बात की, झोउ शियान्योंग ने तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। बड़ी तलवार भी प्रकाश के एक घेरे में लहराई गई। इसके तुरंत बाद ब्लैक फ्लड ड्रैगन फैंटम ने अपना मुंह खोला और एक अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली काले आग के गोले को बाहर निकाला। आग के गोले का व्यास पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 5 मीटर तक पहुंच चुका था। जब आग का गोला तलवार से टकराया और फट गया, तो झोउ जियान्योंग जमीन से उठकर चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार काली लपटों में लिपटी हुई थी और तुरंत 10 मीटर लंबी, विशाल तलवार की रोशनी में बदल गई। जियान्योंग को पहले ही अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा चुका है। हांग बिन और चू यान ने एक दूसरे को देखा। चू यान चौंक गया। क्या यह जियांगलोंग एक इंसान है या एक राक्षस? हालांकि अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। जियांगलोंग को मारने में सक्षम होना चाहिए। आसमान में झोउ जियान्योंग ने 10 मीटर ऊंची तलवार की रोशनी पकड़ी हुई थी। तलवार की रोशनी की सतह काली लपटों से जल रही थी और यहां तक कि हवा भी लपटों से मुड़ गई थी। हाँ, झोउ जियान्योंग ने तलवार से वार किया, जिससे पहाड़ और नदियां हिल गईं। 10 मीटर ऊंची काली ज्वाला तलवार की रोशनी ने भयंकर रूप से वार किया, जिससे पूरा दर्शक वर्ग दंग रह गया। हालांकि जियांगलोंग ने अपनी बाहें पार की और अपने शरीर को ऊपर उठाया। वह वास्तव में अपने शरीर का उपयोग तलवार के वार को रोकने के लिए करना चाहता था। धमाका! ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड लाइट ने जियांगलोंग पर हमला किया। इसकी भयानक हैकिंग शक्ति ने जियांगलोंग को अखाड़े में जकड़ दिया। केवल उसका सिर अखाड़े की सतह पर खुला था और उसके शरीर के बाकी हिस्से अखाड़े में धंसे हुए थे। हालांकि पेंग के विस्फोट के बाद जियांगलोंग भारी मात्रा में मलबे के साथ मैदान से बाहर कूद गया। जहां तक उसकी भुजाओं का प्रश्न है, वे पूरी तरह सुरक्षित थी। मुझे विश्वास नहीं होता। झोउ जियान्योंग ने अपनी तलवार को एक विशाल तलवार की रोशनी के साथ घुमाया। जियांगलांग झोउ जियान्योंग की ओर बढ़ता रहा और उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। तलवार की रोशनी जो चारों ओर फैल रही थी, सटीक रूप से जियांगलोंग की बाह पर वार कर रही थी, लेकिन इस बार जियांगलोंग ने अपने युआन क्यूई का उपयोग क्षेत्र को मजबूत करने और अपने शरीर को जगह पर स्थिर करने के लिए किया। धमाका! जब तलवार नीचे गिरी, तो अखाड़े पर एक भयानक बल लगा और वह दाहिनी ओर खिसक गया। यह वास्तव में लगभग 100 मीटर तक फिसल गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह अखाड़ा नंबर 2 में जा गिरा। यह दृश्य अकल्पनीय था। पूरी घाटी में सन्नाटा था। अखाड़ा कट चुका था, लेकिन जियांगलोंग अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। यह किस तरह का बचाव है? लुओ युआन और शेन लिनहाई ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिलों में पहले से ही डर समाया हुआ था। सौभाग्य से एरिना 2 पर लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी। अन्यथा यह टक्कर निश्चित रूप से दूसरों को प्रभावित करती।
झोउ शियान्योंग ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तलवार पर लगी विशाल तलवार की रोशनी अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही सांस के लिए हाँफ रहा था। अब बहुत हो गया। जियांगलोंग ने अपनी गर्दन मोड़ी और अचानक उसके पैरों के नीचे फट गया। उसका विशाल शरीर तुरंत झोउ जियान्योंग की ओर बढ़ा। इतनी जल्दी? दर्शक एक साथ खड़े हो गए। तुम? झोउ जियान्योंग चौंक गया और जल्दी से अपनी तलवार की रोशनी लहराई जियांगलोंग को पीछे धकेलने की कोशिश की। हालांकि जियांगलोंग बहुत तेज था और उसकी हथेली सीधे झोउ जियान्योंग के पेट पर लगी। पेंग के दबे हुए विस्फोट से झोउ जियान्योंग का पेट फट गया। टूटे हुए अंग और हड्डियां गहरे लाल रक्त के साथ मिलकर रेडियल दिशा में फैल गईं। मांस और हड्डियों के वे टुकड़े वास्तव में प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रकाश स्क्रीन पर उड़कर आ गए और प्रकाश स्क्रीन से चिपककर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगे। झोउ शियान्योंग का शरीर ढह गया। न केवल उसका पेट फट गया था, बल्कि शियांगलोंग की हथेली के शक्तिशाली बल ने झोउ शियान्योंग के शरीर के उस हिस्से को भी विस्फोट कर दिया था जो हथेली के बल के सीधे संपर्क में नहीं आया था। उसके पैर और कंधे मांस और खून के दो टुकड़ों में फट गए, जो मैदान में फैल गए, जबकि उसके सिर पर अतुलनीय दबाव डाला गया। उसकी आंखें फट गईं और उसकी खोपड़ी हड्डियों के टुकड़ों में फट गई। झोउ जियान्योंग का पूरा शरीर गायब हो गया था। यह मैदान पर खून के छींटे बनकर रह गया था। दूर प्रकाश की स्क्रीन के ऊपर मांस का एक टूटा हुआ टुकड़ा धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। अपनी नमी खोने के बाद वह नीचे गिर गया। मांस का टुकड़ा पहले खून के रेशों से चिपका और फिर खून के रेशे टूट गए। मांस का टुकड़ा जोरदार चटकने की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। उल्टी। दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों को उल्टियां होने लगीं। जियान्योंग, हांगबिन, चू यान, यांग लियानिर और अन्य लोगों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। कमीने, तुमने हमारे झोउ परिवार को मार डाला। हाओतियान शहर में झोउ कबीले के सभी प्रभावशाली लोग खड़े हो गए और गुस्से से दहाड़ने लगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। हमारा झोउ कबीला तुम्हें निश्चित रूप से खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। झोउ परिवार के उग्र शापों का सामना करते हुए जियांगलोंग ने अपनी कलाई को कुछ बार घुमाया और चटकने जैसी आवाज निकाली। उसने अपनी उंगलियां झोउ परिवार की दिशा में घुमाई और कहा, चलो, मैं तुम सबको एक साथ जाने दूंगा। हा 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 हा। हाओरन संप्रदाय तो बस कूड़ा-कचरा का ढेर है। तुम क्या बात कर रहे हो? हाओरान संप्रदाय के सभी अनुयायी एक साथ खड़े हो गए और जियांगलोंग की ओर इशारा करते हुए जोर से गालियां देने लगे। जियांगलोंग का विशाल शरीर धीरे धीरे अखाड़े में चला आया और बोला, कचरा? ये सब बेकार कचरा है जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। आपका ब्लू टाइड महाद्वीप एक कचरा स्टेशन है जो कचरा पैदा करता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांगलोंग के शब्दों से दर्शक क्रोधित हो गए। जियांगलोंग अखाड़े से कूद गया, अपने बड़े हाथ से अखाड़े के किनारे को पकड़ लिया और गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा। घटनास्थल पर चीख पुकार और गाली गलौज से लोग स्तब्ध रह गए। 200 मीटर व्यास वाले अखाड़े का वजन भयानक कहा जा सकता है। झोउ जियान्योंग ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद ही उसने अखाड़े को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाया। हालांकि जियांगलोंग ने अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी अखाड़े को आसानी से पकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया। अखाड़े को 50 मीटर दूर घसीटने के बाद उसने लापरवाही से उसे घुमाया और विशाल अखाड़ा हवा में उड़ गया। वेई नान आसमान से गुजरा और जोरदार धमाके के साथ अखाड़ा नंबर 1 के समान स्थान पर उतरा। इससे जमीन हिलने लगी और घाटी में अखाड़े के उतरने का जोरदार कंपन लंबे समय तक खत्म नहीं हो सका। शक्ति, अद्वितीय शक्ति। तो फिर मैदान को कैसे घसीटा जा सकता है? दर्शकों का गुस्सा डर से भर गया। सभी ने करीब से देखा और पाया कि जियांगलोंग ने जिस क्षेत्र के किनारे को पकड़ा था
वास्तव में उसमें 5 अंगुल के छेद खोदे गए थे। जियांगलोंग मैदान में कूद पड़ा। उसने अपने कंधों को गले लगाया और गर्व से कहा, मैं जियांगलोंग हूं। मैं 9 फिरमेंट महाद्वीप, गहन आकाश संप्रदाय से हूं। मैं इस बार ब्लू टाइड महाद्वीप में तुम्हें गाली देने आया हूं, हा हा हा। गहन आकाश संप्रदाय, सभी लोग चौंक गए। इस समय, जब तक किसी का दिमाग टूटा नहीं होता, उन्हें एहसास हो जाता है कि स्थिति कितनी खराब है। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोग हाओरन संप्रदाय के क्षेत्र में जमीन को तोड़ने के लिए आए हैं। यदि जियांगलोंग ने वास्तव में चैंपियनशिप जीत ली, तो क्या यह स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप के विशेषज्ञों को उखाड़ फेंकने के बराबर नहीं होगा? जल्दी से उसे अयोग्य घोषित करो, एक दर्शक ने जियांगलोंग की ओर इशारा करते हुए डर से चिल्लाया, वह हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप से नहीं है। जल्दी से उसे अयोग्य घोषित करो। हालांकि, हाओरन संप्रदाय की दिशा ने कोई संकेत नहीं दिया। एरिना नंबर 1 में, रेफरी ने घोषणा की, एरिना नंबर 1 का विजेता, ब्लेजिंग फायर सेक्ट का जियांगलोंग। भले ही जियांगलोंग गहन आकाश संप्रदाय का सदस्य था या नहीं, उसने आधिकारिक तौर पर धधकते अग्नि संप्रदाय में प्रवेश किया और धधकते अग्नि संप्रदाय के शिष्य के रूप में 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में प्रवेश किया। आप उसे सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते क्योंकि वह कभी गहन आकाश संप्रदाय से संबंधित था। अध्याय 278 पेंग। रेफरी की घोषणा सुनने के बाद, जियांगलोंग ने अहंकार पूर्वक हंसते हुए कहा, ब्लू टाइड महाद्वीप के अवशेषों, अपने भयानक भाग्य का सामना करो। अगला, जो भी मुझसे लड़ेगा वह मर जाएगा। ये शब्द बोलते ही अखाड़ा प्रतियोगिता में भाग ले रहे बड़ी संख्या में प्रतियोगियों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं उस तरह के राक्षस से लड़ना नहीं चाहता। यहां तक कि झोउ जियान्योंग, जो संभावित रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, जियांगलोंग के सामने शक्तिहीन है। हम इस राक्षस को कैसे जीत सकते हैं? झोउ जियान्योंग और जियांगलोंग के बीच लड़ाई से 12 संप्रदायों में हर कोई घबरा गया। टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट के पहले दिन सुबह 4 और दोपहर में 6 मुकाबले हुए। लेकिन सुबह की अगली 2 लड़ाइयों को देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। पहली लड़ाई की तुलना में बाद की लड़ाइयां एक परिवार में रहने वाले बच्चों की तरह थी। हर कोई यह नहीं जानता था कि जियांगलोंग जैसे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 4 शिष्य थे। हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? लुओ युआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, मैंने सोचा था कि गहन आकाश संप्रदाय के शिष्य हमारे जैसे ही होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। हमारे लिए जीतना असंभव है। अर्जुन, मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन को घूर कर देखा। काले कपड़े वाले आदमी की घटना की जांच करने के बाद, क्या आपको गहन आकाश संप्रदाय की गहरी समझ मिली? अन्यथा, आपको यह नहीं पता होता कि उनके पास 16 संप्रदाय तकनीकें हैं। जियांगलोंग किस तरह की चीज का उपयोग कर रहा है? अर्जुन के चेहरे पर भारी भाव थे जब उन्होंने कहा, उन्होंने जो प्रयोग किया वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय की मार्शल तकनीक नहीं थी। शायद यह उड़ते बादल संप्रदाय की साधना तकनीक है? या शायद यह किसी अन्य प्रथम श्रेणी संप्रदाय की है? शेन लिनहाई ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन को भी लगा कि कई संदेह हैं। फिलहाल उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये लोग कहां से आए? अतीत में, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पास ऐसा कोई युद्ध कौशल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल के वर्षों में, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने एक नई मार्शल तकनीक खोज ली है? या क्या उसने अपने शरीर को परिष्कृत करने का एक नया तरीका खोज लिया है? यह एक व्यक्ति के शरीर को राक्षसी जानवर के शरीर के साथ पूरी तरह से जोड़ सकता है। मनुष्यों और राक्षसी जानवरों के शरीर अलग अलग थे। उनका एक साथ मिल पाना असंभव था। राक्षसी जानवरों की ताकत और राक्षसी ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति तो दूर की बात है। साथ ही,
इसमें मानव मार्शल कलाकार युआन क्यूई के गुण भी थे। अर्जुन सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। और बाकी 4? क्या आपके पास जियांग लोंग जैसी ही क्षमता है? सुबह मैच के बाद पूरी घाटी में अफरा-तफरी मची हुई थी। हर कोई उतरते ड्रैगन से संबंधित मुद्दों के बारे में बात कर रहा था। इस समय 12 संयुक्त परीक्षाओं के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से ही उनकी गरिमा से उत्पन्न संकट की भावना में बदल गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आता है। संक्षेप में, हम जियांग लोंग को चैंपियनशिप जीतने नहीं दे सकते। यह सही है। हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक लोग हैं, लेकिन हम एक भी जियांग लोंग को नहीं रोक सकते। कोई तो होगा जो ऐसा कर सकता है। अरे, जियांग लोंग को कौन हरा सकता है? जल्दी करो और खड़े हो जाओ। जनता की भारी राय के दबाव के कारण ब्लेजिंग फायर संप्रदाय को एकतरफा रूप से संप्रदाय के शिष्य के रूप में जियांग लोंग की स्थिति को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस मामले को हाओरन संप्रदाय द्वारा दबा दिया गया। अगर वह अब ऐसा करता है, तो यह आत्मसमर्पण करने के बराबर होगा। यह ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों पर एक विनाशकारी आघात होगा। दोपहर में अखाड़े में प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि दर्शकों का उत्साह खत्म हो चुका था और वे सभी बेचैनी से भर गए थे। संपूर्ण 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा काले बादलों की एक ऐसी परत में ढकी हुई थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। दोपहर में दूसरा अखाड़ा, तीसरी लड़ाई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से एक, हाओरन संप्रदाय के द्वितीय चरण अकादमी के एक मार्शल कलाकार लियू वेई थे, जो 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ थे। दूसरा, मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर पीले स्वर्ग संप्रदाय का एक मार्शल कलाकार जू बुफान था। जब अर्जुन ने जू बुफान को देखा तो उसका दिल डूब गया। आह! फिर जू बुफान काले रंग के कपड़े पहने हुए आया। वह पीले स्वर्ग संप्रदाय के अनुयायी की वर्दी क्यों नहीं पहन रहा है? यह सही है, शू बुफान ने काले कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने 5 काले कपड़े पहने हुए लोगों को देखा था। केवल अंतर यह था कि ढीला हुड उठा हुआ था। यह शू बुफान एक साधारण, कोमल चेहरे और सौम्य मुस्कान वाला युवक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई विशेष शारीरिक विशेषता नहीं है। यह वही है। यह स्वर्गीय गहन संप्रदाय का दूसरा शिष्य होना चाहिए, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि शू बुफान के अगले शब्दों ने श्रोताओं में सनसनी फैला दी। जू बुफान ने लियू वेई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं निचले स्वर्ग गहन संप्रदाय से जू बुफान हूं। गहन आकाश संप्रदाय? लियू वेई इतना भयभीत हो गया कि वह 2 कदम पीछे हट गया और डर की नजर से जू बुफान को देखने लगा। कमीने, डरपोक मत बनो। तुम हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप के हाओरन संप्रदाय के अनुयायी हो। तुम गहन आकाश संप्रदाय के सामने अपना चेहरा नहीं खो सकते। कुछ दर्शकों ने गालियां देनी शुरू कर दी। यदि हाओरन संप्रदाय भी भयभीत है, तो हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल अभ्यासी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं? केवल आप ही उनसे निपट सकते हैं। उससे लड़ो। वह जियांग लोंग जितना डरावना नहीं दिखता। शायद वह उसे हरा सके। दर्शक सभी दिशाओं में चिल्लाने लगे। दर्शकों की चीखें सुनकर लियू वेई का आत्मविश्वास अचानक 2 गुना हो गया। उसने अपनी तलवार थाम ली और गंभीरता से शू बुफान को देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति साधारण लग रहा है, शायद जियांग लोंग जितना भयानक नहीं है। यह सही है, हा, गहन आकाश संप्रदाय जियांग लोंग जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हमारे हाओरन संप्रदाय में हर किसी के पास हांगबिन की ताकत नहीं है। प्रतियोगिता शुरू हो, इस समय रेफरी ने घोषणा की। जब लियू वेई ने चलने का संकेत सुना, तो वह तुरंत जू बुफान की ओर दौड़ा। हम उसे बदलने का मौका नहीं दे सकते। जू बुफान को राक्षस में नहीं बदलना चाहिए।
लियू वेई ने अपने दांत पीस लिए और एक स्प्रिंट में जियांटियन एस्ट्रल क्यूई का इस्तेमाल किया। उसके हाथ में तलवार तुरंत एक प्रभावशाली आभा के साथ कांपने लगी। यह सही है, हमें यह करना ही होगा। उसे हराओ। शू बुफान को 12 संयुक्त परीक्षाओं से बाहर निकालो। जब सभी ने जयकारा लगाया तो लियू वेई और भी अधिक प्रेरित महसूस करने लगी। वह बेतहाशा भाग रहा था और उसकी तेज गति के कारण उसका शरीर धुंधली छाया में बदल गया था। हालांकि जू बुफान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए एक कदम बगल की ओर बढ़ाया। जब लियू वेई उसके पास से गुजरा तो उसने अपनी हथेली से लियू वेई के कंधे को हल्के से थपथपाया। मुझे समझ आ गया, जू बुफान ने मुस्कुराते हुए यह कहा। फिर वह लियू वेई की विपरीत दिशा में चलने लगा जब तक कि वह अखाड़े के किनारे तक नहीं पहुंच गया। वह क्या कर रहा है? क्या वह हार मान रहा है? सभी की चौंका देने वाली निगाहों के बीच लियू वेई ने भी मुड़कर जू बुफान की ओर देखा। आपने कैसे? शू बुफान पहले ही मैदान के किनारे तक पहुंच चुका था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उंगलियां चटकाते हुए कहा, पेंग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियू वेई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इसके तुरंत बाद उसका दाहिना कंधा सूजने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर कीमा बनाया हुआ मांस में बदल गया। जू बुफान मुस्कुराया और मैदान से कूद गया। अध्याय 279 हाउजिंग आगमन सेना। आह आह। दर्शकों में से कोई भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। सभी ने अपना मुंह खोल दिया। हाओरान संप्रदाय के बुजुर्गों सहित सभी 12 संप्रदायों के बुजुर्गों के चेहरों पर आश्चर्य और भ्रम के भाव थे। यह किस तरह का मार्शल कौशल है? अरे, क्या इसे मार्शल कौशल माना जा सकता है? दृश्य में विस्फोट हो गया और असंख्य दर्शक भय से चिल्ला उठे, मानो घाटी कुछ क्षण पहले मृत थी लेकिन अब अचानक जीवित हो गई हो। क्या बकवास है? तो फिर जू बुफान ने क्या किया? लियू वेई अचानक क्यों भड़क गया? ली किंगचुआन का मुंह कांपने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दांत पीस लिए। ये कमीने! इन्हें बिना भौंहे सिकोड़े ही मार डालो। ऐसा लगता है कि उन्हें लोगों को मारने की प्रक्रिया में मजा आता है। मुरोंग वानकिंग ने गहरी सांस ली और कहा, जब दुश्मन की जिंदगी उनके हाथों में तेजी से खत्म हो गई तो जू बुफान का चेहरा जियांगलोंग की तरह विकृत उत्साह से भरा हुआ था। आखिर क्या हो रहा है? आप में से कौन समझ रहा है? लुओ युआन ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि जू बुफान ने किस तरह के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था। मैं मोटे तौर पर बता सकता हूं कि लियू वेई का विस्फोट उस क्षण से संबंधित था जब जू बुफान ने उसके कंधे को थपथपाया था। यह जू बुफान ही होगा जिसने लियू वेई के शरीर में युआन क्यूई का एक धागा इंजेक्ट किया होगा। फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है, लुओ युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब कोई बाहरी युआन क्यूई किसी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में मौजूद सभी युआन क्यूई द्वारा अवश्य ही प्रतिकर्षित किया जाएगा। इसका विस्फोट होना असंभव है। इसके अलावा इसके द्वारा ऐसे भयावह परिणाम उत्पन्न करना भी असंभव है। जब तक कि जू बुफान एक युआन क्यूई की ताकत से लियू वेई की सारी युआन क्यूई और यहां तक कि पूरे आध्यात्मिक समुद्र को कुचल नहीं सकता। लेकिन वे दोनों मूल वापसी के 5वें स्तर पर हैं। भले ही अंतर बड़ा हो, यह इतना अपमानजनक नहीं होगा, है ना? अब मंच पर जाने की मेरी बारी है। आप सभी ध्यान दें और निरीक्षण करें। शेन लिनहाई ने 9वां स्थान प्राप्त किया और यह आज दोपहर की 9वीं लड़ाई थी। लिनहाई, सावधान रहो। हर कोई शेन लिनहाई के बारे में चिंतित था। शेन लिनहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही कुछ कहने में बहुत देर हो गई हो, लेकिन मैं मौके पर हार स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही उसने यह बात कही, शेन लिनहाई पहले रिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जब मंच पर आने वाला प्रतिद्वंद्वी एक साधारण बाहरी संप्रदाय का अनुयायी था, तो सभी ने राहत की सांस ली,
लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल में अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। शायद वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी गहन आकाश संप्रदाय का सदस्य था। हर कोई शू बुफान की तरह काले रंग में नहीं आता। हालांकि लड़ाई के नतीजों ने साबित कर दिया कि हर कोई बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य वास्तव में बहुत साधारण था। हालांकि उसके पास मूल रिटर्न का 5वां स्तर था, फिर भी वह शेन लिनहाई से आसानी से हार गया, जो मूल रिटर्न के तीसरे चरण के अंतिम चरण में था। शेन लिनहाई की जबरदस्त ताकत को देखने के बाद मूल रूप से उदास दर्शकों में कुछ उत्साह वापस आया। उस दिन सभी मैच समाप्त होने के बाद सभी लोग हाओरान संप्रदाय में लौट आए और बहुत जल्दी हाओरन संप्रदाय को हाउजिंग से समाचार प्राप्त हुआ। यह खबर कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आए थे, पहले से ही हाउजिंग तक फैल गई थी और इस पर एक कठोर आदेश जारी किया गया था। चाहे कुछ भी हो, चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों को जीतने नहीं दे सकता था। हाउजिंग द्वारा दिया गया आदेश था कि हाओरन संप्रदाय के शिष्यों को तुरंत हाओरन संप्रदाय का सबसे मजबूत मार्शल कौशल प्रदान किया जाए। लेकिन अंतिम समय में रटना निर्णायक नहीं था और ऐसा करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन अखाड़े में प्रतियोगिता हमेशा की तरह आयोजित की गई। जब सभी लोग घाटी क्षेत्र में पहुंचे और पहला मैच शुरू होने वाला था, तो एक आकाश छायादार उड़ती हुई घुड़सवार सेना अचानक आकाश में उड़ गई। अनगिनत दर्शकों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। आसमान में यह चौंकाने वाला दृश्य देखकर उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ बड़ा हुआ। इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। क्या यह हाउतियन की तुरुप का इक्का नहीं है? किसी ने उसे पहचान लिया और आकाश में उड़ती हुई घुड़सवार सेना की ओर इशारा किया। अग्नि बादल उड़ता ड्रैगन, सभी ने एक स्वर में कहा। आसमान में सैकड़ों मीटर लंबे लाल ड्रैगन थे। इस तरह का ड्रैगन एक राक्षसी जानवर था, असली ड्रैगन नहीं, बल्कि एक तरह का बाड़ वाला ड्रैगन। जैसे ही अग्नि मेघ उड़े वाले ड्रैगन आकाश में उड़े, उनके विशाल पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे, जिससे पूरा आकाश आग की लपटों से भर गया। जहां तक फायर क्लाउड फ्लाइंग ड्रैगन की बात है, तो उसका चेहरा बहुत ही क्रूर था। अपनी नाक के एक झटके से वह किसी भी क्षण आग की 2 लपटें उगल सकता था। यह हाउतियन साम्राज्य की तुरुप का इक्का सेना थी, जिसने पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, फायर ड्रैगन लीजन। आज हर कोई भाग्यशाली था कि उसे फायर क्लाउड लीजन का असली शरीर देखने को मिला और उनका खून उत्साह से उबल पड़ा। खासकर जब फायर ड्रैगन लीजन बाहर आया, तो उनमें से सैकड़ों थे। भारी अग्नि मेघ उड़न ड्रैगन की पीठ पर खड़ी थी साफ सुथरी घुड़सवार सेना, काले कवच वाली प्रगाढ़ बाघ सेना। काले कवच वाला गहरा बाघ उच्च श्रेणी के राक्षसी जानवरों में से एक था। इसका स्तर अग्नि बादल उड़ने वाले ड्रैगन से थोड़ा कम था। इसका पूरा शरीर स्वाभाविक रूप से धारीदार काले कवच से ढका हुआ था। इसकी रक्षा आश्चर्यजनक थी और इसकी प्रभाव शक्ति को स्टील शहर के द्वारों को तोड़ने में भी सक्षम कहा जा सकता था। आज हाउतियन साम्राज्य की एस लीजन, फायर ड्रैगन लीजन और ब्लैक आर्मर्ड प्रोफाउंड टाइगर लीजन एक साथ पहुंची। हजारों दर्शकों के मुंह खुले रह गए, उनके दिल भय और उत्तेजना से भर गए। वे सभी यहां हैं। वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों को खत्म करने के लिए यहां आए होंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? यह कैसे संभव है? स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य को मारने के लिए तुम्हें अभी भी सेना को छूने की जरूरत है? हाओरन संप्रदाय का कोई भी बुजुर्ग इसे संभाल सकता है। इस समय अचानक आकाश में एक तेज और स्पष्ट हॉर्न की आवाज याद आई। कवच पहने एक जनरल अचानक बाहर आया और जोर से चिल्लाया, हाउतियन साम्राज्य, अग्नि ड्रैगन सेना और काले कवच वाले गहन बाघ सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए हाओरन पर्वत श्रृंखला को उधार लेना चाहते हैं। सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाए।
12 संयुक्त परीक्षाएं 1 महीने के लिए विलंबित हो जाएंगी। ये शब्द सुनकर पूरा श्रोतागण शोर मचाने लगा। यहां तक कि अपने पैर की उंगलियों से भी वह समझ सकता था कि यह हाओजिंग था जो हाओरन संप्रदाय के अनुयायियों के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। एल्डर शी बेहोंग हवा में उठे और जनरल के साथ खड़े हो गए, जैसे कि वह कुछ बातचीत कर रहे हों। नीचे जियांग लोंग ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। क्या यह प्रसिद्ध हाओतियन साम्राज्य है? क्या यह भव्य प्रथम श्रेणी का संप्रदाय हाओरान संप्रदाय है? यह वास्तव में लोगों को जोर से हंसाता है, क्योंकि वे डरते हैं कि हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अनुयायी जीत जाएंगे। फिर भी उन्होंने वास्तव में ऐसे घृणित तरीके अपनाए। हा 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 हा। एल्डर शी बेहोंग और सेना के बीच बातचीत की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। हाओरान संप्रदाय की शैली में मैच में देरी करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना असंभव था। हालांकि सेना समग्र स्थिति पर विचार कर रही थी तथा दोनों पक्ष अपनी अपनी राय पर अड़े हुए थे और गतिरोध में फंसे हुए थे। क्या यह कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? क्या यह सिर्फ 5 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं? क्या आपको सभी तुरुप के पत्तों को आमंत्रित करने की जरूरत है? एक श्रोता ने फुसफुसाते हुए कहा। आप जो सोच रहे हैं वह बहुत सरल है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी महाद्वीप में सबसे कीमती संसाधन क्या है? यह मार्शल आर्टिस्ट संसाधन है। क्योंकि हर आम आदमी में मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रतिभा नहीं होती। आइए इसे इस तरह से रखें। इस बार स्वर्गीय गहन संप्रदाय की चुनौती बहुत सरल लगती है, लेकिन वास्तव में यह कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? आदमी ने पूछा। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, मार्शल कलाकारों का आत्मविश्वास शक्तिशाली अधिकारियों और शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा बनाया जाता है। यदि हाओरन संप्रदाय को हरा दिया जाता है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ब्लू टाइड महाद्वीप में अपने मार्शल कलाकारों का 5वां हिस्सा खोना है। आपको क्या लगता है कि अगर हम 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में चले गए तो क्या होगा? 50 साल से भी कम समय में हमारे हाओतियन साम्राज्य की सैन्य शक्ति तेजी से कमजोर हो जाएगी। उस समय हमारी सैन्य शक्ति एक पूरे ग्रेड से गिर जाएगी। इसके अलावा मुझे संदेह है कि यह गहन आकाश संप्रदाय का केवल पहला कदम है। अध्याय 280 विशाल और स्थायी। ऊंचे स्थान पर चलना मानव स्वभाव था, ठीक वैसे ही जैसे छोटे स्थानों के मार्शल कलाकार पूर्वी चीन सागर तट पर प्रवेश करने के लिए आतुर रहते थे, या यहां तक कि हाओरान संप्रदाय भी। वर्तमान में कैंगलान महाद्वीप अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करने में सक्षम था। इसका कारण यह था कि उन्होंने बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट संसाधनों को बनाए रखा था, जिससे मार्शल आर्टिस्ट हाओटियन साम्राज्य में रहने के लिए तैयार हो गए थे। यह वही था जो लोग चाहते थे। यदि मार्शल कलाकार विकास के लिए 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, तो उनके दिलों में परिवर्तन अजेय होगा। उस समय कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचेगा, तो सेना में कौन शामिल होगा? 100 में से 20 मार्शल आर्टिस्ट आधिकारिक सेना को बहुत बड़ा झटका देंगे। श्रोताओं ने पूछना जारी रखा, यदि इससे किसी देश की शक्ति विघटित हो सकती है, तो क्या यह सरल नहीं है? जब तक गहन आकाश संप्रदाय विभिन्न महाद्वीपों में कुछ उत्कृष्ट शिष्यों को भेजता है और उन महाद्वीपों के विशेषज्ञों को हरा देता है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? बकवास, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने डांटा। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि प्रत्येक महाद्वीप के मार्शल चिकित्सकों को इस महाद्वीप के मार्शल चिकित्सकों तक ही सीमित रखा गया है? मुझे डर है कि हाओरन संप्रदाय की 12 संयुक्त परीक्षाएं बहुत बड़ी हैं। स्वर्गीय गहन संप्रदाय एक खामी में फंस गया है। अन्यथा यह स्थिति नहीं होती। तो यह अभी भी हाओरन संप्रदाय की अपनी समस्या है, सभी को अचानक एहसास हुआ। यदि इस मामले को ठीक से न संभाला गया होता, तो प्रकृति संप्रदाय ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया होता।
हाउजिंग पक्ष को यह बात पता थी कि 12 संयुक्त परीक्षाओं में देरी करने के लिए सैन्य अभ्यास का उपयोग करना बहुत शर्मनाक बात थी। हालांकि हाउजिंग के पास कोई विकल्प नहीं था। समग्र स्थिति को देखते हुए भले ही वह जानता था कि वह शर्मिंदा था, फिर भी उसे यह करना पड़ा। आकाश में एल्डर शी बेहोंग और सैन्य कमांडर जमकर बहस कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें काट दी गई थीं और बाहरी लोग विशेष बातें नहीं सुन सकते थे। यह नहीं चलेगा, एल्डर शी बेहोंग ने कहा। यदि हम मैच में देरी करने के लिए इस तरह के तरीकों का उपयोग करते हैं, तो भले ही हम जीत जाएं, फिर भी हम अपना सम्मान खो देंगे। सेनापति ने गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई, अब संप्रदाय की गरिमा पर विचार करने का समय नहीं है, बल्कि हमारे हाउतियन साम्राज्य के भविष्य पर विचार करने का समय है। यदि हाओरन संप्रदाय भी पराजित हो गया, तो हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल अभ्यासी कैसे पीछे रह सकते हैं? एल्डर शी बेहोंग ने कहा, फिर भी 1 महीने की देरी करके वर्तमान स्थिति को बदलना असंभव है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मार्शल कलाकारों ने प्रतियोगिता से पहले ही एकांत में साधना की थी। उनकी ताकत संतृप्त अवस्था में है और 1 महीना उनके लिए एक और स्तर तक अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1 महीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि 2 महीने पर्याप्त हैं, कमांडर ने दृढ़ता से कहा। एल्डर शी बेहोंग का दिल अचानक बैठ गया। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या होगा अगर 2 महीने पर्याप्त नहीं हैं? कमांडर के चेहरे पर एक ठंडा भाव उभर आया जब उसने कहा, उस समय मेरी तुरुप की सेना हाओरन पर्वत श्रृंखला को रक्तरंजित कर देगी। गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों सहित एक भी दर्शक इस मैच को देखने के लिए पीछे नहीं रहेगा। एल्डर शी बेहोंग को केवल एक हड्डी को चीरने वाली ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम वास्तव में ऐसे विचारों को आश्रय देने और हमारे हाओरन संप्रदाय को ऐसी जगह पर रखने की हिम्मत करते हो। एल्डर शी बेहोंग क्रोधित हो गए। वह, जो हमेशा से ही सौम्य रहे थे, ने पहले कभी ऐसा भाव नहीं दिखाया था। कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय स्वर्गीय शैतान धर्म पर दोष मढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अंदर की कहानी कोई नहीं जान पाएगा। एल्डर शी बेहोंग ने अंततः विस्फोट किया और चिल्लाया, क्या मैं आपके साथ जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहा हूं? आपकी नजर में ये निर्दोष मार्शल कलाकार केवल उपकरण हैं जिन्हें इच्छानुसार बलिदान किया जा सकता है। कोई नहीं जानता था कि वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सुन लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह काले कपड़े पहने आदमी का पीछा कर रहा था, तो अर्जुन ने एल्डर शी बेहोंग को सबूत के तौर पर एक चील की आंख सौंपी थी। इस समय चील की आंख एल्डर शी बेहोंग की आस्तीन में थी। कमांडर इन चीफ के शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन केवल गड़गड़ाहट महसूस कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ट्रम्प कार्ड सेना का उपयोग करना पड़ा। यह पता चला कि वे यहां सैन्य अभ्यास के लिए नहीं आए थे, बल्कि हाओरन पर्वत को खून से धोने के लिए तैयार थे। हास्यास्पद। यह हास्यास्पद है। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे, एल्डर शी बेहोंग और कमांडर इन चीफ एक ही समय में आकाश में जम गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहरी शक्ति अचानक पूरे हाओरान पर्वत श्रृंखला को घेर रही है। अनगिनत मार्शल कलाकारों ने इस प्रकार की शक्ति को महसूस किया और अनगिनत जोड़ी आंखें एक ही समय में आकाश की ओर देखने लगीं। आकाश में बड़ी संख्या में तैरते बादल चलने लगे और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से वे एक चेहरे के रूप में संघनित हो गए जिसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी ढक लिया। चेहरा सफेद बादलों से आकार ले चुका था और उसके चेहरे की विशेषताएं धुंधली थीं, लेकिन उसमें एक प्रकार की भयावह गरिमा थी। यह एक बूढ़ा आदमी है, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। यह चेहरा देखकर हाओरान संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में सिर झुकाया। नमस्कार, संप्रदाय गुरु। हेवेंस, दर्शकों के दिमाग में हलचल मच गई और वे चिल्लाने लगे, संप्रदाय मास्टर हाओरान, ओल्ड मैन तियान दाओ।
बाहरी संप्रदाय के दर्जनों शिष्य, जिनमें सभी बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ लोग भी शामिल थे, अपने चेहरों पर सम्मान के भाव के साथ एक साथ खड़े हो गए। यह बूढ़ा आदमी था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल ब्लू टाइड महाद्वीप में मार्शल आर्ट की दुनिया की रक्षा के लिए किया, जिससे अनगिनत मार्शल कलाकार जो उसे सम्मान देते थे, स्वेच्छा से पीछे रह गए क्योंकि वे जानते थे कि ब्लू टाइड महाद्वीप में झांग हाओरन भी था। कमांडर इन चीफ भी चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, तो यह सीनियर हेवनली दाओ है। तो यह हमारे संप्रदाय के गुरु हैं। अर्जुन और अन्य लोगों ने एक साथ अपने सिर उठाए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। बाहरी संप्रदाय की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि हाओरन संप्रदाय के लोग भी अपने शेष जीवन में स्वर्गीय दाओ वृद्ध पुरुष के वास्तविक स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हाँ, आज बहुत चहल पहल है। बूढ़ा आदमी तियांदाओ हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन वह सबके कानों तक पहुंच गई। मैं पहले से ही स्थिति जानता हूं। मैंने जो देखा है, उसके अनुसार 12 संयुक्त परीक्षाओं को जारी रखना बेहतर है। सेनापति इतना चिंतित था कि उसका माथा पसीने से लथपथ था। उसने एल्डर शी बेहोंग पर चिल्लाने की हिम्मत की, लेकिन वह स्वर्गीय दाओ बूढ़े आदमी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, चाहे कुछ भी हो। वह केवल कड़वाहट से कह सका, वरिष्ठ स्वर्गीय दाओ, यह मुझे डर है कि यह। बूढ़ा तियान थोड़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं सम्राट को अपनी बात समझा दूंगा। लेकिन लोग, कमांडर ने कठिनाई से कहा। स्वर्गीय दाओ बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, लोगों के दिलों को इस तरह से संरक्षित नहीं किया जाता है। हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप ने युगों युगों से अनगिनत कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया है। हम जीवित रहने में कामयाब रहे, इसका कारण केवल क्रूर बल नहीं है। यदि हमारा हाओरान संप्रदाय हार जाता है, तो यह स्वर्ग की नियति भी है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है, तो मैं महान सम्राट से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगने तथा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं को 100 वर्षों के लिए कारावास में रहने को तैयार हूं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा हाओरान संप्रदाय इतनी आसानी से विफल नहीं होगा। यह सुनकर हाओरान संप्रदाय के अनगिनत अनुयायी फूट फूट कर रोने लगे। स्वर्गीय दाओ बूढ़े व्यक्ति ने बिना शर्त अपने शिष्यों पर भरोसा करना चुना, और वह जेल में 100 साल की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार था। इस बार सेनापति सचमुच अवाक रह गया, लेकिन उसके हृदय में उसने स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन की अत्यधिक प्रशंसा की। यदि कोई संप्रदाय गुरु अपने शिष्यों पर भी विश्वास करने में असमर्थ हो तथा उसका अपना हृदय भी स्थिर न हो सके, तो उसे संप्रदाय गुरु कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने अपने असीम साहस का उपयोग प्रकृति के स्वरूप संप्रदाय के शिष्यों के हृदय को दृढ़ बनाने के लिए किया। हाओरन संप्रदाय, किसी ने चिल्लाया। इसके तुरंत बाद सभी लोग एक स्वर में चिल्ला उठे। 50 से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्य और अनगिनत दर्शक जोर से जयकारे लगाने लगे। हाओरन संप्रदाय, हाओरन संप्रदाय, हाओरन संप्रदाय। आकाश में सफेद बादलों का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद एक दूर की और प्राचीन आवाज सुनाई दी जो पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। स्वर्ग नीला पानी को आशीर्वाद देता है और यह अपार है।